हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में बात कर यूनिट सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो आप सभी के काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि सर जल्द से जल्द हमें जो है एनाटॉमी के यूनिट सेकंड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शॉर्ट और लॉन्ग दोनों देखने वाले, लेकिन जो पहले बात करेंगे हम लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर आप लॉन्ग सॉल्व कर लेते हैं तो शॉर्ट आपके लिए ईजी हो जाते हैं। तो आइए सबसे पहले जो हमारा बहुत ही सुपर डुपर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है और हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किए हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मतलब कि 2017 से लेके 2024 तक के क्वेश्चन पेपर में जितने बार क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया। तो हर क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, एक्सप्लेन द एनाटॉमी ऑफ स्किन। मतलब यहाँ पे क्या करना है, स्किन की एनाटॉमी लिखना, मतलब स्किन क्या होती है, स्किन किन किन पार्टों से मिलकर बना होता है, सारी चीज़ें आपको ब्रीफली लिखने हैं। और यहाँ पे क्या करना है, स्किन का क्या फंक्शन है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं स्किन के बारे में। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ विशाल प्रजापति, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिक फार्मेसी में। तो यहाँ पे स्किन के बारे में बात करूँ तो अगर कोई पूछता है कि हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है, तो आप तुरंत ही जवाब देंगे स्किन। आप देख सकते हैं हमारा जो स्किन होता है सभी जगहों पे क्या होता है, पूरा फैला होता है। तो ये हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कहलाता है। तो पहला पॉइंट लिखा गया, इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मतलब कि जो हमारा स्किन होता है हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कहलाता है। और इसको हम इंटोगुमेटम भी बोलते हैं। अब इंटोगुमेटम इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप यूनिट सेकंड में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे दिया गया है एंटोगोमेट्री सिस्टम। एंटोगोमेट्री का सिस्टम का मतलब होता है कि हमारे जब स्किन का मतलब या बोल सकते हैं आउटर कवरिंग के बारे में जब हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं क्या, एंटोगोमेटम बोलते हैं। ठीक है, तो स्किन को हम क्या बोलते हैं, एंटोगोमेटम बोलते हैं, या बोल सकते हैं ए सिंगल लेयर बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कवरिंग बोल सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं, अगर मान लीजिए कि मेरे बॉडी वेट जो है 75 kg है, मेरा बॉडी वेट कितना है 75 kg है। अब पूरे बॉडी वेट का 15% जो होता है पूरी हमारी क्या होती है, स्किन पाई जाती है। मतलब टोटल बॉडी वेट का 15% जो होता है अप्रॉक्सीमेटली जो है 15% हमारा क्या होता है, पूरा स्किन होता है। अब देखिए मैं बात करूं अगर स्किन की थिकनेस मतलब कि स्किन की मोटाई के बारे में बात करूं तो हमारा जो स्किन होती है इसकी मोटाई जो होती है 0.5 mm से लेके 4.0 mm तक होती है। मतलब कि जो सबसे पतली स्किन हमारी कहाँ पे होती है, जो हमारी आँख की आईलिड होती है यहाँ पे होती है, जिसकी मोटाई कितनी होती है 0.5 mm होती है। अगर कोई पूछता है कि हमारी स्किन की सबसे ज़्यादा मोटाई किस जगह पे होती है, तो आप बताएंगे जो हाथ का सोल मतलब कि हथेली होती है यहाँ पे, और पैर का जो तलवा होता है वहाँ पे सबसे मोटी स्किन हमारी पाई जाती है। अब देखिए आगे लिखा गया कि जो हमारा स्किन होता है ये हमारा क्या होता है, हमारे बॉडी का सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, मतलब कि आउटर कवरिंग होता है। और ये क्या करता है, हमारे बॉडी को पूरे बॉडी को प्रोटेक्शन मतलब कि सुरक्षा देता है। किससे, धूप से देता है, हीट से देता है, ठीक है, या अदर चीज़ों से क्या करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन देता है। और क्या करता है, टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने का काम करता है हमारा स्किन। और कोई भी चीज़ सेंस करनी, जैसे मान लीजिए मैंने आपको टच किया तो आपको कैसे पता चला, जब मैंने आपकी स्किन पे टच किया, क्योंकि आपकी स्किन के ऊपर क्या है, मिलियन बिलियन में क्या है, नर्व सेल प्रेजेंट है। तो सेंसेशन में भी हमारा क्या करता है, स्किन हेल्प करता है। अब देखिए आगे बात करते हैं हम लेयर्स ऑफ स्किन के बारे में। मतलब स्किन जो होती है ये हमारी किन किन लेयर से मिलकर बनी होती है। तो आपको डायग्राम से दिखा देंगे तो आपको सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। और आप डायग्राम जरूर से एग्जाम में बना के आएंगे, बिना डायग्राम के एचएपी में कुछ भी नहीं होने वाले है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो स्किन होती है 3 लेयर इसमें पाई जाती है। सबसे पहली लेयर हमारी जो ए वाली हो गई जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस बोलते हैं। दूसरी लेयर हमारी ए हो गई जिसको हम बोलते हैं क्या, डर्मिस बोलते हैं। और तीसरी वाली लेयर हमारी ए वाली हो गई जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस, या इसको इंडोडर्मिस भी बोलते हैं। इतना क्लियर है कि मतलब स्किन 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, या उसको बोलते हैं इंडोडर्मिस। अब कोई पूछता है कि हमारी एपिडर्मिस किससे बनी होती है, तो आप बताएंगे कि हमारी जो एपिडर्मिस होती है इसमें टोटल 5 लेयर होती है। एक हमारा होता है स्ट्रैटम कॉर्नियम होता है, दूसरा हमारा होता है स्ट्रैटम ल्यूसिडियम होता है, और तीसरा होता है स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम होता है, चौथा हमारा हो गया स्ट्रैटम स्पाइनोसम, और पांचवा होता है स्ट्रैटम बेसस होती है। अभी आपको आगे डिटेल में बताने वाले इन सारी चीज़ों के बारे में, और आपको मैं बहुत ही शानदार ट्रिक भी देने वाला हूँ। इस वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो आपके 15 नंबर पूरे फिक्स हैं। और कहाँ से पूछे जाएंगे मैं ये भी बताते हुए ही चलूँगा। ठीक है, तो 3 मतलब कि हमारी जो स्किन होती है
तीन लेयर से मिलकर बनी होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। तो सबसे पहले बात करेंगे एपिडर्मिस के बारे में। एपी का मतलब होता है क्या, आउटर, और डर्मिस का मतलब होता है स्किन। मतलब हमारे स्किन की जो सबसे आउटर मोस्ट, सबसे ऊपरी वाली लेयर होती है, यहाँ पे सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। तो पहला पॉइंट लिखा है, इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, मतलब ये हमारे स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है। और ये जो होता है हमारे स्ट्रैटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बना है। अगर आप प्रीवियस वीडियो, मतलब इसके पहले वाली वीडियो आप देखे होंगे यूनिट फर्स्ट वाला, तो आपको पता चल जाएगा स्ट्रैटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू बोलते क्या है। तो यहाँ पे क्या कर लेना है कि हमारा जो एपिडर्मिस होता है वह हमारे स्ट्रैटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। और आगे बात करते हैं कि जो हमारा एपिडर्मिस होता है, ये हमारा जो होता है किराइनोसाइट्स, ठीक है, किराइनोसाइट जो हमारी सेल एक तरीके की होती है उससे भी मिलके हमारा बना होता है। मैंने बोला कि हमारा जो एपिडर्मिस होता है वो हमारे स्ट्रैटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बना होता है। और इसमें जो मेजर पार्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा जो हिस्सा पाया जाता है वह हमारा पाया जाता है किराटिनोसाइट सेल का। मतलब कि एक तरीके की ऐसी सेल्स होती है जो हमारे बॉडी के अंदर किराटिन प्रोटीन बनाती हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, किराटिनोसाइट सेल बोलते हैं। क्योंकि किराटिनो का मतलब होता है किराटिन और साइट का मतलब होता है सेल। एक ऐसी सेल जो क्या बनाए, किराटिन बनाए। और एक किराटिन जो होती है एक तरीके का प्रोटीन होती है जो क्या करती है, हमारे बॉडी की जो आउटर लेयर होती है उसको क्या बनाती है, वाटर प्रूफ बनाती है। और क्या करती है, हमारे जो बाल होते हैं एक किसके वजह से हमारे हार्ड दिख रहे हैं, ये हमारे किराटिन प्रोटीन की वजह से दिख रहे हैं। और हमारे हाथों में जो नाखून है, पैर में जो नाखून आपको हार्ड जो दिख रहे हैं वह हमारे किराटिन प्रोटीन की वजह से ही होते हैं। अब देखिए बात करते हैं, अगर थिकनेस की बात करते हैं, मतलब कि जो एपिडर्मिस होती है इसकी जो मोटाई होती है हमारी 0.05 से लेके 1.5 mm इसकी जो होती है थिकनेस होती है। और एक पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी एपिडर्मिस होती है इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। ये वाली पॉइंट आपको याद रखने हैं। यहाँ पे बात करेंगे अगले पॉइंट की, तो यहाँ पे लिखा गया एपिडर्मिस कंटेंस ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल। मतलब कि एपिडर्मिस जो होती है 4 तरीके की सेल से होती है। सबसे पहला सेल आता है हमारा किरेटिनोसाइट सेल आता है, दूसरा हमारा आता है मेलानोसाइट सेल आता है, तीसरा हमारा लैंगरहैंस सेल आती है और चौथा हमारी आती है मार्कल सेल आती है। तो आइए इसको डायग्राम से आपको दिखा देंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने अभी अभी बोला था कि हमारी जो स्किन होती है वह टोटल 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। सबसे पहली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, दूसरे वाले लेयर को हम बोलते हैं डर्मिस और तीसरी वाली लेयर को हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। तो एपिडर्मिस को मैंने इतना बड़ा यहाँ पे बनाया, इतना बड़ा हिस्सा मैंने यहाँ पे क्या किया, ड्रॉ कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या समझना कि जो हमारी एपिडर्मिस होती थी उसमें हमारी टोटल जो होती थी 5 लेयर होती थी। एक हमारा स्ट्रैटम कॉर्नियम, दूसरा स्ट्रैटम ल्यूसिडियम, तीसरा स्ट्रैटम ग्रेनुलोसम, चौथा हमारा स्ट्रैटम स्पाइनोसम और पांचवा आता था स्ट्रैटम वेसल्स। और स्ट्रैटम वेसल्स के नीचे जो दूसरी हमारी लेयर आती थी एपिडर्मिस के बाद हमारी डर्मिस आ जाती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा सेल्स हैं, मतलब कि जो हमारे एपिडर्मिस होते हैं, एपिडर्मिस के अंदर जो 4 तरीके की सेल होती है। पहली हमारी सेल आती है क्या, किरेटिनोसाइट सेल, जो हमारी इस तरीके से बनी हुई होती है। और यहाँ पे दूसरी सेल देख सकते हैं जो लिखा गया हमारा क्या, लैंगरहैंस सेल, जो इस तरीके से बनी हुई होती है। और यहाँ पे तीसरी सेल हमारी कौन सी आ जाती है, मेलानोसाइट सेल आ जाती है। और चौथी सेल हमारी यहाँ पे आ जाती है मार्कल सेल आ जाती है, जो हमारी इस तरीके से होती है। ठीक है, समझ गए, यहाँ पे डायग्राम से देख लीजिएगा मार्कल सेल को। आइए एक एक के बारे में पूरा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है, किरेटिनोसाइट सेल आ जाती है। तो हमारी जो किरेटिनोसाइट सेल होती है ये हमारे पूरे एपिडर्मिस का जो होता है 90% हिस्सा हमारा कौन सा होता है, किरेटिनोसाइट होता है। तो आपको डायग्राम में यहाँ पे दिखा देते हैं, देख सकते हैं कि हमारे जो एक किरेटिनोसाइट सेल है, मतलब कि जो इस तरीके से बने हैं, ये पूरे एपिडर्मिस में इतने हिस्से में हमारा यही है। मतलब कि टोटल एपिडर्मिस का 90% हिस्सा हमारा कौन सा होता है, किरेटिनोसाइट सेल होता है। और ये क्या करता है कि हमारे मतलब कि स्किन के अंदर क्या बनाता है किराटिन प्रोटीन बनाता है। क्योंकि इसका नाम ही है क्या, किरेटिनोसाइट। किरेटिनो का मतलब होगा किराटिन और साइट का मतलब होता है सेल। ऐसा सेल क्या करे, किराटिन प्रोटीन बनाती है, उसको बोलते हैं क्या, किरेटिनोसाइट सेल बोलते हैं। समझ गए। अब लिखा है इट इज टफ फाइब्रस प्रोटीन, मतलब कि जो हमारे किराटिन प्रोटीन होती है एक तरीके की टफ
और फाइब्रस प्रोटीन होती है जो क्या करती है, हमारे स्किन को हार्ड बनाती है और हमारे स्किन को वाटरप्रूफ बनाने का काम करती है। वो हमारा कहलाता है कीरेटिनोसाइट सेल कहलाता है। अब देखिए दूसरा हमारा आ जाता है यहाँ पे मेलानोसाइट सेल के बारे में। तो मेलानो का मतलब होता है, मेलानिन साइट का मतलब होता है सेल। ऐसी सेल जो हमारी मेलानिन बनाती है इसको बोलते हैं हम क्या, मेलानोसाइट सेल बोलते हैं। तो ये जो हमारा मेलानोसाइट्स होता है ये हमारे टोटल एपिडर्मिस का जो होता है 8% जो हिस्सा होता है वो हमारे कौन होता है, मेलानोसाइट होते हैं। क्योंकि मैंने बोला था कि हमारे जो कीरेटिनोसाइट होते थे यह पूरे एपिडर्मिस का हमारा 90% होते थे, लेकिन जो हमारे मेलानोसाइट है यह पूरे एपिडर्मिस का जो है वो हमारा 8% होता है। समझिए इतनी सारी चीज़ें। अब देखिए आगे लिखा गया कि हमारे जो मेलानोसाइट सेल होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर मेलानिन बनाते हैं और जिसकी वजह से हम काले दिखते हैं, गोरे दिखते हैं, सांवले दिखते हैं, इसी मेलानिन की वजह से ही देखते हैं। क्योंकि एक तरीके का ये क्या होता है, एक तरीके का पिगमेंट होता है जो क्या करता है, हमारे स्किन को कलर प्रोड्यूस करता है, हमारे बाल को कलर देता है और हमारे आँखों को कलर देने का काम करता है। और इसका सबसे मेन काम क्या है कि ये क्या करता है कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती है या जो सन से निकलती है रेडिएशन, सूर्य से निकलने वाली रोशनी से हमें प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, यही हमारे मेलानोसाइट सेल से जो मेलानिन निकलती है वही क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे लैंगरहैंस सेल के बारे में। तीसरी सेल आती है। तो जो लैंगरहैंस सेल होती है एक तरीके की हमारी इम्यून सेल होती है। मतलब कि ये हमारे बॉडी के अंदर क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। कैसे, एंटीबॉडी बना करके। और ये कहाँ से अराइज होती है, कहाँ से निकली होती है, हमारी रेड बोन मैरो से, जो आगे देखने वाले हैं। ठीक है। और जो हमारी लैंगरहैंस सेल है मतलब कि ये अगर इम्यून सेल बना रही हैं तो ये क्या करेंगी, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इन सारी चीज़ों से सुरक्षा देने का काम, प्रोटेक्शन देने का काम हमारी लैंगरहैंस सेल करती हैं। अब देखिए चौथी सेल आ जाती है, मार्कर सेल आती है। तो मार्कर सेल एक तरीके का स्पेशल सेल होती है जो क्या करती है, किसी भी सेंसेशन को क्या करती है, रिसीव करने का काम करती है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी को टच किया या हमारे बॉडी में कोई भी पेन्स हो रहा है तो उसको क्या करेगा, उस मैसेज को क्या करेगा, सेंस करेगा, सेंस करके उसको रिसीव करने का काम हमारी जो है मार्कर सेल करती हैं। अब देखिए बात करते हैं टाइप ऑफ या बोल सकते हैं लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस। मतलब कि एपिडर्मिस के अंदर जो हमने 5 लेयर बताई है आपको, और मैं यहाँ आपको बहुत ही सुपर डुपर ट्रिक भी दूंगा जिससे आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी एपिडर्मिस होती है टोटल 5 लेयर से मिलकर बनी होती है। सबसे पहला लेयर हमारा आ जाता है स्ट्रैटम कॉर्नियम आता है, मैंने ऊपर बताया है। ठीक है। फिर अगला आता है स्ट्रैटम ल्यूसिडियम आ जाता है, फिर स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम आ जाता है, स्ट्रैटम स्पाइनोसम और स्ट्रैटम वेसल आ जाता है। ठीक है। अब देखिए डायग्राम से आपको यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी ए वाली लेयर इतनी दिख रही है, इतना हिस्सा जो दिख रहा है वो हमारा कौन सा है, स्ट्रैटम कॉर्नियम है। इसके नीचे देख सकते हैं इस तरीके से आपको दिख रहा है, इस तरीके से ये हमारी दूसरी वाली लेयर हमारी कहलाती है स्ट्रैटम ल्यूसिडियम। अब तीसरी वाली लेयर जो हमारे इस कलर की बनी है, ये वाली बनी है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम। अब ग्रैनुलोसम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें देख सकते हैं छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं। अब देखिए अगला आ जाता है हमारा स्ट्रैटम स्पाइनोसम, जो हमारी इस तरीके से इतनी बड़ी लेयर पूरी बनी हुई है। अब देखिए हमारा लास्ट वाला था स्ट्रैटम वेसल्स, जो हमारे यहाँ पे सबसे नीचे आपको दिख रही एक लाइन की, वो हमारा क्या है, स्ट्रैटम वेसल्स। और स्ट्रैटम वेसल्स हमारा यहाँ पे अटैच होता है किससे, जो हमारी इसके नीचे लेयर होती है कौन सी, डर्मिस लेयर हमारी अटैच होती है इससे। अब देखिए सभी के बारे में डिटेल में देखने वाले। सबसे पहले आ जाता है हमारा स्ट्रैटम कॉर्नियम आता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SC बोलते हैं। और ये जो होता है हमारे एपिडर्मिस का सबसे आउटर मतलब कि सबसे ऊपर वाली लेयर होता है, उसको बोलते हैं हम क्या, स्ट्रैटम कॉर्नियम बोलते हैं। और ये क्या होता है, इसी के अंदर हमारे पाए जाते हैं कीरेटिनोसाइट सेल, मतलब कि डेड कीरेटिनोसाइट सेल हमारे पाए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है। अब देखिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। ये क्या करता है कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किससे, जो हमारे पैथोजन मतलब कि बैक्टीरिया होते हैं उनसे क्या करेगा, हमारे बॉडी को सुरक्षा देने का काम करता है। और हमारे बॉडी को जो हीट होते हैं, हीट से भी मतलब कि अगेंस्ट जो होता है, एज ए बैरियर की तरह काम करने का काम हमारा स्ट्रैटम कॉर्नियम करता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से देख के लिख लीजिएगा। अब देखिए बात है अगली हमारे आते हैं अगले पॉइंट की, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रैटम ल्यूसिडियम बोलते हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में LC बोलते हैं। ट्रिक आपको बताने वाला हूँ अभी, आप ध्यान से बस सुनते रहिए। ठीक है। अब देखिए दूसरी लेयर हमारी कौन सी आ जाती है, स्ट्रैटम ल्यूसिडियम, जिसको हम SL बोलते हैं। ठीक है। और ये स्ट्रैटम ल्यूसिडियम जो होती है ये हमारी एपिडर्मिस की सेकंड लेयर होती है और एक तरीके की हमारी थिन और ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, मतलब कि आर पार दिखाई दे सकता है। और ये क्या होता है कि हमारा जो होता है स्ट्रैटम कॉर्नियम, जो मतलब कि हमारी सबसे पहली लेयर होती है वो वाली लेयर, और जो हमारी तीसरी वाली लेयर होती है जिसको बोलते हैं स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम, उन दोनों के बीच हमारा जो होता
होता है स्ट्रैटम ल्यूसिडियम पाया जाता है, मतलब कि जो सबसे पहले वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं स्ट्रैटम कॉर्नियम बोलते हैं, और तीसरी वाली लेयर को क्या बोलते हैं हम, स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम बोलते हैं। तो स्ट्रैटम कॉर्नियम और स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम के बीच में जो हमारी लेयर पाई जाएगी उसको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रैटम ल्यूसिडियम बोलते हैं। और यह भी, इसके अंदर भी हमारे जो केराटिनोसाइट्स सेल होते हैं, मतलब कि फ्लैट डेड केराटिनोसाइट सेल होते हैं, वह हमारे इसमें पाए जाते हैं। अब देखिए बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो इसमें अगला आ जाता है हमारा स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम आ जाता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SG बोलते हैं। तो हमारा जो स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम होता है यह हमारे एपिडर्मिस का सबसे बीच वाली लेयर होती है, मतलब कि जो हमारा एपिडर्मिस होता है 5 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। तो जो हमारी सबसे बीच वाली लेयर होती है यह हमारी कहलाती है स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम कहलाती है। अब अगर मैं और अच्छे तरीके से अगर डिफाइन करूँ तो इसका जो लोकेशन होता है किसके बीच होता है, जो हमारा होता है स्पाइनोसम होता है, मतलब कि जो हमारी 4th वाली लेयर है, और जो हमारी 2nd वाली लेयर है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रैटम ल्यूसिडियम। तो स्ट्रैटम ल्यूसिडियम और स्ट्रैटम स्पाइनोसम के बीच जो ए वाली लेयर होगी उसी को बोलते हैं स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम बोलते हैं। और ए भी हमारी क्या होती है कि फ्लैट केराटिनोसाइट सेल से मिलकर बनी होती है, मतलब कि 3 से 5 लेयर हमारा किसका होता है, केराटिनोसाइट सेल की लेयर होती है, उसी से हमारे मिलकर क्या बना होता है, स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम मिलकर हमारा बना होता है। अब देखिए अगला आ जाता है हमारा SS, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रैटम स्पाइनोसम बोलते हैं। जो हमारा स्ट्रैटम स्पाइनोसम होता है यह हमारा जो होता है स्ट्रैटम वेसल जो होती है, जो सबसे लास्ट वाली लेयर होती है, और हमारा जो स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम होता है, मतलब कि जो हमारी तीसरी वाली लेयर होती है, इसके बीच हमारा कौन सा पाया जाता है, हमारा पाया जाता है स्ट्रैटम स्पाइनोसम हमारा पाया जाता है। और यह भी हमारे जो होते हैं केराटिनोसाइट सेल और हमारे जो लैंगर सेल्स होते हैं उनसे मिलके हमारे बने होते हैं। अब देखिए आगे बात करते हैं हम स्ट्रैटम वेसल्स के बारे में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, SB के नाम से भी जानते हैं। और यह हमारे जो होता है एपिडर्मिस का सबसे नीचे वाला लेयर, मतलब कि सबसे इनर मोस्ट लेयर हमारा कौन सा होता है, स्ट्रैटम वेसल्स होता है। और ये जो होता है कि हमारे जो एपिडर्मिस होते हैं, ठीक है, और डर्मिस दोनों के बीच बॉन्ड बनाने का काम यही करता है। मतलब कि मान लीजिए हमारा हो गया क्या, एपिडर्मिस हो गया, ये हमारा हो गया एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के बाद क्या होता है, हमारा डर्मिस होता है। तो डर्मिस और एपिडर्मिस दोनों को जोड़ने का काम जो हमारी कौन कर रही है, जो हमारा स्ट्रैटम वेसल्स होता है, मतलब कि जो एपिडर्मिस की सबसे लास्ट वाली लेयर होती है वही क्या करता है, दोनों के बीच कनेक्शन बनाने का काम करता है। तो आइए आप बता देते हैं आपको ट्रिक कैसे आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हमारी शानदार ट्रिक है कौन सी है, तो आप याद रखेंगे, आओ धूप सेके। क्या करेंगे आप, आओ धूप सेके। तो ये हमारा सबसे शानदार ट्रिक है। तो यहाँ पे उसको अंग्रेजी में आपको ट्रांसलेट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, कम लेट्स गेट सनबर्न। तो इसका मतलब होता है कि कम लेट्स गेट सनबर्न, इसका मतलब होता है कि आओ धूप सेके। तो यहाँ पे कम से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा स्ट्रैटम कॉर्नियम हो जाएगा। स्ट्रैटम आप वर्ड सब में याद कर लेंगे, मैं बस लास्ट वाला बताऊंगा। लेट से हमारा हो गया ल्यूसिडियम, और गेट से हमारा क्या हो गया, ग्रैनुलोसम हो गया, सन से हमारा क्या हो गया, स्पाइनोसम हो गया, और बर्न से हमारा क्या हो गया, बेसल हो गया। तो इस तरीके से इस ट्रिक से आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, सारी चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल में बता दिया है, डायग्राम भी आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं डर्मिस के बारे में, ठीक है। डर्मिस जो होता है यह हमारा एपिडर्मिस के बाद वाली जो लेयर होती है, मतलब कि जो स्किन की 2nd लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं डर्मिस बोलते हैं। और ये क्या करता है, हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट करने का काम करता है। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना कि जो हमारे डर्मिस होती है, डर्मिस हमारी जो होती है कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी होती है, और इसके अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती है, नर्व सेल्स पाई जाती है, हेयर फॉलिकल मतलब कि जहाँ से बाल निकलते हैं तो वो हेयर फॉलिकल भी पाए जाते हैं, और हमारी जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं ये भी हमारी डर्मिस के अंदर ही पाए जाते हैं। और जो हमारा डर्मिस होता है यह हमारे एपिडर्मिस के कंपेयर में थोड़ा पतले होते हैं, मतलब कि हमारी एपिडर्मिस जो होती है वो थोड़ा मोटा होता है, और जो डर्मिस होती है वो थोड़ा हमारे पतले होते हैं। अब देखिए अगले पॉइंट की मैं बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो डर्मिस होती है ये हमारे 2 पार्ट से मिलके बना होता है। हमारा पेप्लियर डर्मिस, दूसरा हमारा आता है रेटिकुलर डर्मिस। तो यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं हमारा जो डर्मिस है 2 लेयर से मिलके बना है, एक हमारा पेप्लियर डर्मिस, एक हमारा रेटिकुलर डर्मिस, ठीक है। अब हमारा जो 3rd वाली लेयर आ जाती है कौन सा, हमारा हाइपोडर्मिस, जिसको हम इंडोडर्मिस भी बोलते हैं, ठीक है, हाइपोडर्मिस या इंडोडर्मिस बोलते हैं। तो यह हमारे स्किन का सबसे अंदर वाला सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है,
और ये क्या करता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी फैट्स हैं उसको स्टोर करने का काम हमारा कौन करता है, हाइपोडर्मिस करता है, जिसको हम एंडोडर्मिस बोलते हैं। और ये क्या करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करता है। और जो हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे क्या है कि जो बोन्स होते हैं, बोन्स और मसल्स को जोड़ने में कौन हेल्प करता है, यही हमारे हाइपोडर्मिस जो स्किन की जो लेयर होती है यही जोड़ने का काम करती है। अब देखिए बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्किन के बारे में, मतलब कि स्किन का क्या काम होता है हमारे बॉडी के अंदर। सबसे पहला क्या है कि स्किन हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। अब हमारा जो बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का जो काम करती है, अलग अलग तरीके से स्किन क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है हमारे बॉडी को। सबसे पहला जो यहाँ पे तरीका लिखा गया कि हमारे जो केराटिन होते हैं, जो हमारे केराटिन होते हैं, जो केराटिनोसाइट सेल से निकलते हैं, एक तरीके का प्रोटीन होता है। ये क्या करता है कि हमारे बॉडी को क्या करता है कि एक तरीके का हार्डनेस प्रोवाइड करता है। और ये क्या करेगा, बैक्टीरिया से बचाने का काम करेगा हमारा स्किन, और क्या करेगा, जो वायरस होते हैं उनसे बचाने का काम करेगा, हीट से बचाने का काम करेगा, और जो केमिकल्स होते हैं उनसे बचाने का काम हमारा स्किन करता है। और जो हमारे मेलानिन पिगमेंट होते हैं ये हमारे बॉडी को क्या करते हैं, बॉडी को कलर देने का काम करते हैं, और हमारे जो स्किन्स होते हैं उसको यूवी रेडिएशन से बचाने का काम करते हैं। तो ये हो गया इसका पहला काम हो गया स्किन का। दूसरा काम हो गया यहाँ पे एब्जॉर्प्शन आ जाता है। जैसे मम्मी आपको तेल रखती है, तो तेल काहे रखती है, क्योंकि वो उस जो तेल के अंदर, ऑयल के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट है, सरसों का जो तेल हो गया उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट है वो हमारा स्किन के थ्रू आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, तो हमारा जो स्किन होता है ये हमारे एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको चोट लग गया, कहीं पे हाथ पे लग गया, तो क्या करते हैं आप, कोई लोशंस लगाते हैं, जेल लगाते हैं, ऑइंटमेंट लगाते हैं, तो इसी स्किन के थ्रू क्या होती है, हमारी ड्रग जो होती है हमारे ब्लड में पहुंच करके यहाँ पे जो भी चोट लगी रहती है उसको ठीक करती है। तो हमारा मतलब कि ड्रग के एब्जॉर्प्शन में भी हमारा स्किन क्या करता है, हेल्प करता है। अगला पॉइंट लिखा गया रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको भी रेगुलेट करने का काम हमारा स्किन करता है। अब कैसे करता है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, फैक्ट्री के अंदर कौन सी फैक्ट्री, जहाँ पे लिया बनता है, लोहे बनते हैं, वहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, काम कर रहे हैं, तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हीट रहता है। तो उस टाइम क्या होता है कि जहाँ पे टेम्परेचर हीट रहता है तो वहाँ पे अगर हम काम करते हैं तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, मतलब कि हमारी स्किन भी क्या हो जाती है, हीट हो जाती है। अब जैसे ही हमारी स्किन हीट होती है तो तुरंत हमारा हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है और वो मैसेज भेजता है टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर के पास भेजता है। अब टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर जो होता है, जो हमारी स्वेट ग्लैंड होती है उसको स्टिमुलेट कर देती है। स्वेट ग्लैंड कहने का मतलब होता है जो पसीना निकालती है, उस ग्लैंड को क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा। जैसे ही वो एक्टिवेट हो जाएंगी तुरंत क्या करेंगे, निकालने लगेंगी, पसीने को निकालने लगेंगी। और जब पसीना निकलने लगता है तो हमारी बॉडी जो होती है गर्म से क्या हो जाती है, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है, मतलब कि 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा आ जाता है। तो टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने के लिए हमारा कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारी स्किन रिस्पॉन्सिबल होती है। अब बात करते हैं, अगला पॉइंट लिखा गया यहाँ पे सिक्रेशन। सिक्रेशन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए स्किन है, स्किन से क्या निकलते हैं, हमारे स्वेट निकलते हैं, मतलब एक तरीके के वेस्ट मटेरियल होते हैं। इस स्वेट निकलने का काम किसके थ्रू हो रहा है, स्किन के थ्रू हो रहा है। तो सिक्रेशन में भी हेल्प करता है। सेंसेशन में भी हमारा स्किन हेल्प करता है। जैसे हमारे जो स्किन्स होते हैं इसके अंदर मिलियंस नर्व सेल होती हैं, ठीक है, और नर्व सेल जिसके अंदर रहेंगी वो क्या करेगा, किसी भी सेंसेशन को डिटेक्ट करेगा, पहचानने का काम करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको टच किया तो आपको कैसे पता चला, क्योंकि आपके स्किन के ऊपर मैंने टच किया, और स्किन में क्या होती है, नर्व सेल होती है, और नर्व सेल क्या करती है, मैसेज ले जाती है, ब्रेन के पास ले जाती है। ब्रेन हमारा एनालाइज करता है, तब बताता है कि किसी ने हमें टच किया, या हमारे ऊपर प्रेशर लगाया, हमें थप्पड़ मारा, या तो हमारी बॉडी को वाइब्रेट करवा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है। अब देखिए यहाँ पे चलते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही सुपर डुपर क्वेश्चन है, और ये 7 नंबर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लॉन्ग बोन। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर बताना और उसके फंक्शन के बारे में बताना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि बोन होती क्या है, तब उसके बाद लिखेंगे बोन का कंपोजिशन क्या है। तब अगर बोन का कंपोजिशन पता चल जाएगा तभी आप उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। तो आइए जानते हैं बोन्स होती क्या है। तो आपको पता है कि बोन्स जो होता है हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, और ये हमारे पूरे स्केलेटन सिस्टम को बनाने का काम करता है, वही हमारी कहलाती है बोन्स कहलाती है। और जो बोन्स होता है ये हमारा कैल्शियम और फास्फेट से मिलके बना हुआ होता है। अब देखिए हमारा जो मतलब कि बोन्स होती है, बोन्स क्या करती है, हमारे पूरे बॉडी को सपोर्ट करने का काम करती है। मतलब कि अगर हम खड़े हो पा रहे हैं और अगर हम हाथ को अपने ऐसे ऐसे कर पा रहे हैं तो किसकी वजह से कर पा रहे हैं,
बोन की वजह से ही कर पा रहे हैं। तो बॉडी क्या करती है, हमारे बॉडी को सुरक्षा देने का भी काम करती है, हमारे बॉडी को सपोर्ट भी देने का काम करती है, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनको भी सुरक्षा देने का काम करती है, कैल्शियम को स्टोर करने का काम करती है, और ब्लड भी बनाने का काम कौन करता है, हमारी बोन्स ही करती है। बोन्स हमारी क्या करती है, बोन्स के अंदर जो बोन मैरो होती है वो क्या करती है, हमारे बॉडी के अंदर क्या बनाती है, ब्लड को बनाती है। अब देखिए बात करते हैं लॉन्ग बोन के बारे में। तो लॉन्ग बोन क्या होती है उसके बारे में लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे कि लॉन्ग बोन हमारे किन किन सेल से मिलकर बना होता है, किन किन पार्ट से मिलकर बना होता है, सारी चीज़ें डिटेल में देखने वाले हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, मज़ा भी आ रहा होगा और बहुत इजी भी लग रहा होगा। तो यहाँ पे बात करेंगे लॉन्ग बोन के बारे में। नाम से पता चल रहा कि लंबी बोन के बारे में, ठीक है। तो लॉन्ग बोन एक तरीके की ऐसी बोन्स होती है जो हमारी बहुत ही लंबी होती है, लॉन्गर लेंथ में होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू विड्थ, मतलब कि चौड़ाई जिसकी कम हो लेकिन लंबाई जिसकी ज़्यादा होती है वो हमारी लॉन्ग बोन कहलाती है। और ये लॉन्ग बोन क्या करती है, हमारे बॉडी के पूरे वेट को सपोर्ट देने का काम करती है। जैसे मान लीजिए पैर में जो हमारी फीमर है एक तरीके की लॉन्ग बोन है। अब लॉन्ग बोन क्या कर रही है, हमारे पूरे बॉडी को क्या कर रही है, सपोर्ट देने का काम कर रही है, और हमारे पूरे बॉडी के जो मूवमेंट है उसको भी क्या कर रही है, उसके लिए भी हमारी यही रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब कि अगर पैर ना होता तो हम एक जगह से दूसरे जगह चल नहीं पाते हैं। और पैर में क्या होती है, हमारी सबसे लॉन्गर बोन होती है, कौन सी, हमारी फीमर होती है, ठीक है। तो जैसे लॉन्ग बोन में हमारा फीमर, टिबिया, फेबुला आ गए, हमारे ह्यूमर आ गए, अल्ना रेडियस, ये सब हमारे लॉन्ग बोन में आती हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं कंपोजिशन आप बोन के बारे में। मतलब कि हमारा जो लॉन्ग बोन होता है वो हमारे किन किन सेल से मिलके बने होते हैं, किन किन मैट्रिक्स से मिलके बने होते हैं। तो हमारा जो लॉन्ग बोन होता है ये हमारे सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से मिलके बने होते हैं। सेल इसमें कौन कौन सी पाई जाती है, हमारे ओस्टियोप्रोजेनेटर सेल होती हैं, ओस्टियोब्लास्ट सेल होती हैं, ओस्टियोक्लास्ट सेल, ओस्टियोसाइट सेल होती है, और ओस्टियोक्लास्ट सेल से मिलके हमारा बना होता है। और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पाया जाता है वो हमारा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट्स हमारे होते हैं। यहाँ पे जो हमारी सबसे पहली सेल आती है जिसको हम बोलते हैं ओस्टियोप्रोजेनेटर, इसका जो दूसरा नाम होता है इसको बोलते हैं एस्ट्रोजेनिक सेल बोलते हैं। तो एस्ट्रोजेनिक सेल जो होती है एक तरीके का एस्टम सेल होती है जो हमारे बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होती है। और ये क्या करती है कि हमारे जो बोन्स होते हैं, अगर बोन्स में कोई भी प्रॉब्लम हो गए, जैसे बोन टूट गई है, तो बोन को रिपेयर करने में हमारा हेल्प कौन करता है, ओस्टियोप्रोजेनेटर सेल करती है। और जो हमारे बोन्स होते हैं उसके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारे कौन होते हैं, जो हमारे ओस्टियोप्रोजेनेटर सेल, जिसको हम एस्ट्रोजेनिक सेल भी बोलते हैं, ठीक है। और यही हमारे ओस्टियोप्रोजेनेटर जो सेल होते हैं सेल डिवीजन के दौरान किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ओस्टियोब्लास्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आइए देखते हैं ओस्टियोब्लास्ट सेल होती क्या है। तो ओस्टियोब्लास्ट मतलब एक ऐसी सेल होती है जो क्या करती है, बोन फॉर्मिंग सेल को बनाती है, ठीक है। मतलब कि एक तरीके का बोन फॉर्मिंग सेल होती है, मतलब कि ये बोन्स को बनाती है, ठीक है। और ये क्या करती है कि जो बोन्स होता है उसमें जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है उसको प्रोड्यूस करने का काम करता है। और ये जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है एक तरीके का हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है हमारे बोन्स का, जो आगे अभी देखने वाले हैं। अब देखिए अगला आ जाता है हमारा ओस्टियोसाइट सेल आ जाते हैं। तो ओस्टियोसाइट जो होते हैं ये हमारे जो होते हैं बोन टिश्यू के सबसे मेन सेल होते हैं। ये क्या करते हैं, मेंटेन इट्स डेली मेटाबॉलिज्म सच एज एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट विद द ब्लड। मतलब कि जो ब्लड के साथ जो भी न्यूट्रिएंट है उसके एक्सचेंज में हमारा कौन हेल्प करते हैं, जो हमारे ओस्टियोसाइटिक सेल होते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे आता है हमारा ओस्टियोक्लास्ट सेल आता है। हमारे जो ओस्टियोक्लास्ट है और जो हमारे यहाँ पे मैंने ऊपर देखा ओस्टियोब्लास्ट, दोनों में डिफरेंस आता है एग्जाम में, ठीक है। ओस्टियोब्लास्ट आएगा तो आप बताएंगे बोन फॉर्मिंग सेल को हम बोलेंगे ओस्टियोब्लास्ट बोलेंगे, और अगर ओस्टियोक्लास्ट आ जाता है तो ओस्टियोक्लास्ट को बोलेंगे कि जो क्या करता है, बोन्स मतलब कि बोन को ब्रेक करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, ओस्टियोक्लास्ट बोलते हैं। तो ओस्टियो का मतलब होता है बोन्स और क्लास्ट का मतलब क्या यहाँ पे हो जाता है, क्लास्ट का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना। तो हमारे जो ओस्टियोक्लास्ट सेल होते हैं एक तरीके के स्पेशल सेल होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे बोन्स को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, ओस्टियोक्लास्ट बोलते हैं। मतलब कि अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई ओल्ड बोन है, मतलब कि पुरानी बोन है, अब नई बोन बननी, तो सबसे पहले क्या होगा कि उसका रिमूवल होगा। तो रिमूवल कैसे होगा, सबसे पहले ओस्टियोक्लास्ट सेल क्या करेगी, उसको तोड़ देगी, तोड़ने के बाद क्या करेगी, उसको हमारे बॉडी से अंदर आउटसाइड कर देती है, ठीक है। और ये हमारी जो ओस्टियोक्लास्ट सेल होती है ये क्या करती है, नई हेल्दी सेल को बनाने का काम करती है और पूरे बोन्स को क्या करती है, हेल्दी बनाने का और स्ट्रांग बनाने का काम करती है। अब देखिए दूसरा हमारा जो पार्ट कौन सा आ जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आ जाता है, जिसमें आता है हमारा ऑर्गेनिक पार्ट आता है। तो इसमें लिखा द ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इज मेनली कंसिस्ट ऑफ कोलेजन
एंड नॉन कोलेजन इंक्लूडिंग ग्लाइकोप्रोटीन लिपिड्स, मतलब कि हमारे जो ऑर्गेनिक पार्ट्स होते हैं यह हमारे बने होते हैं किसके, कोलेजन के बने होते हैं, और जो नॉन कोलेजन मतलब कि ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड्स से मिलके बने होते हैं। अब अगर बात करते हैं इनऑर्गेनिक पार्ट की, तो हमारे जो इनऑर्गेनिक पार्ट होते हैं एक तरीके का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होते हैं, जो हमारे कैल्शियम, फास्फेट, मैग्नीशियम और अदर ट्रैक एलिमेंट से हमारे इनऑर्गेनिक पार्ट्स बने होते हैं। अब देखिए बात करते हैं, अभी तो आपने देखा कि हमारे लॉन्ग बोन होते क्या है, कौन कौन उसके अंदर सेल पाए जाते हैं। अब लॉन्ग बोन के स्ट्रक्चर के बारे में देखने वाले हैं, तो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ये हमारा लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर आप यहाँ से देख के इसको बना लेंगे, इसके बारे में आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बोलते हैं हम क्या, एपीफाइसिस बोलते हैं, और ऊपर वाले को, इतने वाले को बोलते हैं हम क्या, प्रॉक्सिमल एपीफाइसिस बोलते हैं, और बीच वाले को बोलते हैं क्या, डायाफाइसिस बोलते हैं। और यहाँ पे आ जाता जो ऊपर वाली आपको लेयर इस तरीके से दिख रही है, ऊपर ऊपर दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिओस्ट्रियम बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो आपको हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं स्पॉन्जी बोन बोलते हैं, ठीक है। और ऊपर वाला जो आपको वाइट वाइट नीचे जैसा दिख रहा है इसको बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। और यहाँ पे हमारा बीच में आ जाता है इस कलर का, जिसको हम बोलते हैं मेडुलरी कैविटी बोलते हैं, और इसके ऊपर वाली जो लेयर इस तरीके से दिख रही है इसको बोलते हैं क्या, कॉम्पैक्ट बोन बोलते हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहला आ जाता है आर्टिकुलर कार्टिलेज आ जाता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं, ठीक है। जो आपको ये वाइट वाली दिख रही है सबसे ऊपर वाली जो लेयर दिख रही है उसको बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं। तो ये क्या करता है, किसी दो बोन्स के बीच का जो कनेक्शन होता है, मतलब कि इस तरीके से होता है। अगर आपने चिकन खाया होगा, जो चिकन में देखा होगा आपने, इस तरीके से वाइट वाइट होता है। तो दो बोन्स को जोड़ने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसको बोलते हैं क्या, आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं। और ये क्या करता है, फ्रिक्शन मतलब कि घर्षण को क्या करता है, कम करता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है तो यहाँ पे हमारे क्या पाए जाएंगे, आर्टिकुलर कार्टिलेज पाए जाएंगे। तो ये कार्टिलेज क्या करता है कि ए बोन जो है और ए वाली बोन्स है दोनों के बीच क्या करेगा, फ्रिक्शन को कम करता है, और जिससे आसानी से आपस में मुड़ जाते हैं। अब देखिए दूसरा हमारा पार्ट आ जाता है इसमें, पेरिओस्ट्रियम आ जाता है। तो पेरिओस्ट्रियम मैंने यहाँ पे आपको दिखाएं, पेरिओस्ट्रियम, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको अभी दिखाएं पेरिओस्ट्रियम, मतलब कि जो बोन की ऊपर वाली लेयर है, ये ऊपर वाली लेयर यहाँ पे छोड़ करके ए वाली लेयर है, इसको बोलते हैं हम क्या, पेरिओस्ट्रियम बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया कि होल द सरफेस ऑफ बोन कवर्ड विथ ए लेयर कॉल्ड पेरिओस्ट्रियम, मतलब कि हमारे जो बोन्स होते हैं इस तरीके से अगर मैं बोन्स का स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले एरिया को छोड़ करके और इस वाले एरिया को छोड़ करके ये जो बोन्स होती है, बोन्स के ऊपर इस तरीके से एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, पेरिओस्ट्रियम बोलते हैं। यहाँ पे लिखा नॉट कवर्ड आर्टिकुलर कार्टिलेज, मतलब कि इसको क्या बोलते हैं हम, आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं इसको। आर्टिकुलर कार्टिलेज को छोड़ करके जो ऊपर की लेयर होती है बोन की उसको बोलते हैं हम क्या, पेरिओस्ट्रियम बोलते हैं। अब पेरिओस्ट्रियम में दो लेयर होती है, एक हमारे एक्सटर्नल लेयर होती है, एक हमारा इंटरनल होती है। तो एक्सटर्नल जो होती है ऊपर वाली लेयर होती है, और इसके जस्ट नीचे हमारी क्या होती है, इंटरनल लेयर पाई जाती है। समझ गए यहाँ तक की सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी क्या होती है कि जो एक्सटर्नल लेयर होती है हमारी फाइबरस लेयर, मतलब कि फाइबर की बनी होती है, और जो इंटरनल लेयर होती है ये हमारी एक तरीके के एस्ट्रोजेनिक लेयर होती है। अब आइए बात करते हैं स्पॉन्जी बोन। हमारा जो स्पॉन्जी बोन होता है यहाँ पे देख रहे हैं हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि मधुमक्खी के छत्ते जैसा आपको आकार दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं क्या, स्पॉन्जी बोन बोलते हैं। और इसका जो दूसरा नाम होता है ट्रेविकुले बोन भी इसको बोलते हैं। और जो ट्रेविकुले का मतलब ही होता है हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम ट्रेविकुले या स्पॉन्जी बोन बोलते हैं। और ये जो होते हैं वेट में बहुत ही हल्के होते हैं, मतलब कि लाइट इन वेट, मतलब कि ये वेट में हल्के होते हैं। और इसी के अंदर हमारे पाए जाते हैं रेड बोन मैरो पाए जाते हैं। और रेड बोन मैरो क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी बनाते हैं, डब्ल्यूबीसी बनाते हैं और प्लेटलेट्स भी बनाते हैं। तो ये हो गया इसके फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिखा देते हैं। यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर आपको, जिसको बोलते हैं हम क्या, स्पॉन्जी बोन बोलते हैं। और यही स्पॉन्जी बोन के अंदर हमारे क्या पाए जाते हैं, रेड बोन मैरो पाए जाते हैं। और रेड बोन मैरो क्या बनाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी बनाएंगे, डब्ल्यूबीसी बनाते हैं और प्लेटलेट्स बनाने का काम करते हैं। समझ गए इतनी सारी चीज़ें। अब देखिए बात करते हैं कॉम्पैक्ट बोन के बारे में, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट बोन क्या होता है, कॉम्पैक्ट बोन जो होता है प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट बोन फॉर्मिंग सेल, मतलब कि जो हमारे बोन फॉर्मिंग सेल होते हैं उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको डायग्राम से दिखा देते हैं कॉम्पैक्ट बोन हमारी होती क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी क्या बोन फॉर्मिंग सेल है।
तो इसी के ऊपर वाली जो लेयर ये आपको दिख रही है इसको बोलते हैं क्या, कम्पैक्ट बोन बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, जो मैंने कलर किया है इसको बोलते हैं मेडुलरी कैविटी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बोन फॉर्मिंग सेल को प्रोटेक्ट करती हैं उसको क्या बोलते हैं, हम उसको कम्पैक्ट बोन बोलते हैं। और कम्पैक्ट बोन के अंदर क्या पाई जाती है, हमारी मेडुलरी कैविटी पाई जाती है। तो यहाँ पे लिखा गया कैविटी कम्पैक्ट बोन इज कॉल्ड, मतलब कि जो हमारे कम्पैक्ट बोन का जो खाली जगह होता है, अंदर वाली जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं, मेडुलरी कैविटी बोलते हैं। और इसके अंदर पाया जाता है हमारे येलो बोन हमारे इसी कैविटी के अंदर हमारे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई पूरे स्ट्रक्चर के बारे में। तो आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया क्या, 2 क्वेश्चन के बारे में। अब आपको सॉल्व कराने वाले तीसरे क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे पूछा गया, क्लासिफाई स्केलेटन सिस्टम एंड डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टिब्रा कॉलम। तो यहाँ पे क्या करना है कि स्केलेटन सिस्टम का क्लासिफिकेशन देना है और यहाँ पे जो वर्टिब्रा कॉलम होता है उसके बारे में आपको, मतलब उसका स्ट्रक्चर उसके फंक्शन के बारे में आपको डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने हैं। पहले लिखेंगे कि स्केलेटन सिस्टम होता क्या, फिर उसके क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर आप वर्टिब्रा कॉलम के बारे में लिखेंगे, तब आपको यहाँ पे मिलने वाले 10 नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं स्केलेटन सिस्टम होता क्या। तो स्केलेटन सिस्टम जो होता है एक तरीके का ऐसा सिस्टम होता है जो हमारे बोन का एक फ्रेमवर्क होता है और जो क्या करता है हमारे पूरे बॉडी को सपोर्ट देता है। और हमारे बॉडी के जितने सारे ऑर्गन्स हैं, चाहे हार्ट की बात करें, चाहे लंग्स की बात करें, चाहे किडनी की बात करें, इन सारे चीज़ों को हमारा स्केलेटन सिस्टम क्या करता है, कवर करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखने का काम करता है, वो हमारा कहलाता है स्केलेटन सिस्टम कहलाता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी, द स्केलेटन सिस्टम इन द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, मतलब कि स्केलेटन सिस्टम जो होता है एक तरीके का आकार वाला जो है फ्रेमवर्क होता है, डेट सपोर्ट होल बॉडी, जो हमारे पूरे बॉडी को सपोर्ट देने का काम करता है, एंड प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन, मतलब कि जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, चाहे लंग्स हो गए, हार्ट्स हो गए, इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आगे दिया गया, इट हेल्प द स्टैंड स्ट्रेट टू मूव टू परफेक्ट एनी फिजिकल एक्टिविटी, मतलब स्केलेटन सिस्टम की वजह से क्या होता है कि हम सीधे खड़े हो सकते हैं, मतलब बोन जो होती है, बोन्स की वजह से हम सीधे खड़े हो पा रहे हैं, हम एक जगह से दूसरे जगह पे जा पा रहे हैं, और कोई फिजिकल एक्टिविटी चाहे खेत की गुड़ाई हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, सब सारी चीज़ें हम किससे कर रहे हैं, अपने स्केलेटन सिस्टम की वजह से कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा जो स्केलेटन सिस्टम होता है ये हमारे बोन से मिलके बना होता है, कार्टिलेज से मिलके बना होता है, टेंडन से मिलके बने होते हैं और लिगामेंट से मिलके बने होते हैं। और यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारे टेंडन और लिगामेंट होते क्या हैं। तो अभी 2 नंबर में सॉल्व कराने वाले, अगर आपको अभी भी पता है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसका डिफिनेशन। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं, अगर मैं एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी की बात करता हूँ तो उसके अंदर जो टोटल बोन्स होते हैं, मतलब कि उसके जो स्केलेटन सिस्टम होता है वह 206 बोन से मिलके बनी होती है। और जब हम क्या करते हैं स्केलेटन सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हम क्या, ओस्टियोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि ओस्टियो का मतलब होता है क्या, बोन होता है, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी बोलते हैं। जब हम क्या करते हैं बोन्स के बारे में स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं क्या, ओस्टियोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है, बोन टिश्यू मेड ऑफ द अबाउट 18% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, मतलब कि जो हमारा बोन टिश्यू होती है या हमारे पूरे बॉडी वेट का जो होता है 18% जो होता है ये हमारा कौन सा होता है, बोन टिश्यू होती है, मतलब कि बोन से मिलके हमारा बना हुआ होता है। अब देखिए आगे बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम के बारे में, मतलब स्केलेटन सिस्टम का हमारे बॉडी में क्या काम है। सबसे पहला कि हमारे पूरे बॉडी को सपोर्ट देता है, मतलब कि स्केलेटन सिस्टम में जो बोन्स होती हैं वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी को सपोर्ट दे रही है, जिसके वजह से हम एक जगह से दूसरे जगह पे जा पा रहे हैं। ठीक है, हम खड़े हो पा रहे हैं, मतलब कि सपोर्ट देने का काम कर रही है। दूसरा है कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन, मतलब कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, मतलब कि हार्ट्स हो गए, लंग्स हो गए, इन सारे चीज़ों को सुरक्षा देने का काम करते हैं। तीसरा प्रोवाइड मूवमेंट, मतलब कि हम बोन्स की वजह से, स्केलेटन सिस्टम की वजह से एक जगह से दूसरे जगह पे मूवमेंट कर पा रहे हैं, आ जा पा रहे हैं, तो वो किसकी वजह से, तो स्केलेटन सिस्टम की वजह से ही हम आ जा पा रहे हैं। अगला दिया गया मिनरल स्टोरेज, मतलब कि जो बोन्स होती है ये क्या करती है, हमारे कैल्शियम को स्टोर करने का काम करती हैं, फास्फोरस को स्टोर करने का काम करती हैं। अगला दिया गया बोन सेल प्रोडक्शन, मतलब कि जो हमारी बोन्स होती हैं ये क्या करती है, बोन फॉर्मिंग सेल को बनाती है। और बोन फॉर्मिंग सेल क्या करती है, मतलब कि बोन्स को बनाती है, और इसी के अंदर हमारे पाए जाते हैं बोन मैरो पाए जाते हैं। और बोन मैरो क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड बनाने का काम करते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि हमारे जो स्केलेटन सिस्टम होते हैं ये क्या करते हैं, ब्लड को बनाने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि इसी के अंदर क्या होते हैं, हमारे बोन मैरो पाए जाते हैं, रेड बोन मैरो जैसे हमारे आ गए। अब देखिए बात करते हैं, यहाँ पे लिखा गया कि ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम जो होता है
206 बोन से मिलके बनी होती है। इसी हिसाब से हमारा जो स्केलेटन सिस्टम होता है ये हमारे दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला हमारा जो पार्ट आता है हमारा एक्सियल स्केलेटन आ जाता है, दूसरा आता है हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन आ जाता है। जो हमारा एक्सियल स्केलेटन होता है इसमें टोटल हमारी 80 बोन्स आती हैं, और जो हमारा अपेंडिकुलर बोन्स आता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन आता है, इसमें वो हमारी 126 बोन्स आती हैं। अगर दोनों को ऐड करें तो हमारी हो जाएंगी 206 बोन्स हमारी पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो मतलब एक्सियल में 80 बोन्स होती है और अपेंडिकुलर हमारा 126 बोन से मिलके बनी होती है। तो यहाँ पे बात करते हैं सिर्फ क्लासिफिकेशन के बारे में ही देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहला आ जाता है एक्सियल स्केलेटन आ जाता है। तो यहाँ पे एक्सियल और स्केलेटन हमारे दो वर्ड है। मतलब एक्सियल का मतलब होता है सेंट्रल लाइन, या बोल सकते हैं एक्सिस लाइन, मतलब कि बीच वाले हिस्से को बोलते हैं क्या हम एक्सियल बोलते हैं। और स्केलेटन का मैंने मतलब बताया था बोन का एक फ्रेमवर्क, मतलब कि बोन का ऐसा फ्रेमवर्क जो हमारे बीच में इस तरीके से पाया जाता है, बीच में पाया जाता है, उसको बोलते हैं हम क्या एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एक्सियल स्केलेटन मीन्स फ्रेमवर्क ऑफ द बोन डेट फॉर्म द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी। मतलब कि एक्सियल स्केलेटन सिस्टम मतलब बोन्स का ऐसा ढांचा जो क्या करता है हमारे बीच का बनाता है, बीच की एरिया को बनाता है, इस तरीके से बनाता है, उसको हम बोलते हैं क्या एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं। और इसके अंदर हमारे स्कल्स आ जाते हैं, हमारी रिब्स आ जाती है, और हमारे वर्टिब्रा कॉलम आ जाते हैं, और हमारे ईयर्स बोन्स भी इसमें हमारे आ जाते हैं। समझ गए। और इसमें मैंने बोला था ऊपर कि इसमें टोटल कितनी बोन्स आती हैं एक्सियल स्केलेटन में, हमारी 80 बोन्स से मिलके पूरा एक्सियल स्केलेटन बना हुआ होता है। अब देखिए बात करते हैं अपेंडिकुलर के बारे में। तो अपेंडिकुलर जो होता है, अपेंडी का मतलब होता है क्या, जो हमारे जो सेंट्रल एक्सिस था, मतलब कि जो बीच वाला आपको व्हाइट वाला दिख रहा है, इसके अलावा जो आपको कलर में दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को बोलते हैं अपेंडिकुलर बोलते हैं। मतलब कि जो सेंट्रल लाइन से क्या हो, मतलब कि अटैच हो, उसको बोलते हैं क्या अपेंडिकुलर बोलते हैं। और स्केलेटन का मतलब होता है फ्रेमवर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया कि अपेंडिकुलर स्केलेटन इज द फ्रेमवर्क ऑफ द बोन दैट इंक्लूड ऑल बोन्स ऑफ अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। मतलब कि जो अपर लिम्ब मतलब कि हाथ की जो आपको दोनों मतलब हाथ की दिख रही हैं, ठीक है, हाथ की जो बोन्स दिख रही हैं, पैर की दोनों बोन्स दिख रही हैं, वो हमारे किस में आ जाते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन में आ जाते हैं। और अपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है हमारा, यह हमारे 126 मतलब कि 126 बोन से मिलके बने हुए होते हैं। बात करते हैं हम वर्टिब्रा कॉलम के बारे में, जो आपके एग्जाम में दिया गया और पूछा गया कि वर्टिब्रा कॉलम का स्ट्रक्चर बताइए और उसके फंक्शन के बारे में बताइए। तो हमारे जो वर्टिब्रा कॉलम होती है इसको हम स्पाइन बोन भी बोलते हैं, या इसको हम बैक बोन भी बोलते हैं। और इसको हम वर्टिब्रा कॉलम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो बोन्स रहती है वो हमारे सीरीज के फॉर्म में, मतलब कि एक सीक्वेंस के फॉर्म में पाई जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम वर्टिब्रा कॉलम बोलते हैं। और इसमें जो बोन्स की संख्या होती है वो हमारी 26 होती है। अब देखिए उसी के स्ट्रक्चर के बारे में देखना, उसके फंक्शन के बारे में यहाँ पे आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर आप ऐसे डायग्राम बना देंगे अपने, मतलब कि एग्जाम के कॉपी में बना देना आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी सर्वाइकल बोन होती है, हमारी थोरेसिक बोन और लंबर बोन और सैक्रम और हमारी कॉक्सिस बोन से मिलके हमारा पूरा बना होता है वर्टिब्रा कॉलम बना होता है। और आपको बहुत ही आसान ट्रिक देने वाला हूँ जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं कि इन बोन्स को कैसे याद करें। देखिए नाम याद करना थोड़ा टिपिकल होता है, लेकिन आपको जो ट्रिक देने वाला हूँ उससे आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। और अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर से करिएगा। तो आपको याद करना क्या, कॉक्सिस शेर थोड़ा लंबा सा है, क्या करेंगे, कॉक्सिस COCCIS, कॉक्सिस शेर थोड़ा लंबा LUMBA लंबा सा है, ए याद कर लेना। तो यहाँ पे कॉक्सिस से हो गया कॉक्सिस बोन हो गई, SAR शेर से क्या हो गया हमारा, हो गया सैक्रम बोन हो गया, थोरा से हो गया क्या, थोरेसिक बोन हो गई, और हमारा लंबा से क्या लंबर बोन हो गया, CA से क्या हो गया हमारा क्या, सर्वाइकल बोन हो गई। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, कॉक्सिस शेर थोड़ा लंबा सा हो गया, कॉक्सिस से हो गया कॉक्सिस बोन, शेर से हो गया सैक्रम हमारा हो गया, और हमारा थोरा से हो गया थोरेसिक बोन हो गया, और हमारा लंबा से हो गया लंबर बोन हो गया, CA से क्या हो गया हमारा सर्वाइकल बोन हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए सभी के बारे में आपको डिटेल में लिखना है। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहला आता है हमारा क्या, सर्वाइकल वर्टिब्रा आता है। सर्वाइकल जो वर्टिब्रा होता है यह संख्या में 7 होती हैं, और ये जो होता है इसमें जो होता है C1 से लेकर जो C7 तक की बोन्स होती है हमारी वर्टिब्रा में, वो हमारी सर्वाइकल
वर्टिब्रा कहलाती है। तो यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं C1 से लेके C7 तक की जो बोन है उसको हम बोलते हैं वर्टिब्रा बोलते हैं। और ये हमारा कहाँ पे पाया जाता है, जो हमारा नेक रीजन रहता है, मतलब कि जो गर्दन वाला हिस्सा रहता है, यहीं पे हमारा पाया जाता है क्या, सर्वाइकल वर्टिब्रा पाया जाता है। और इसमें जो सबसे पहली बोन होती है, मतलब कि जो सर्वाइकल वर्टिब्रा की जो सबसे पहली बोन होती है उसको बोलते हैं एटलस बोन बोलते हैं। और जो सेकंड वाली बोन होती है उसको बोलते हैं हम क्या, एक्सिस बोन बोलते हैं। और इन दोनों को जो जोड़ने वाला हिस्सा है, मतलब कि जो जोड़ने की दोनों के मतलब जहाँ पे एक दूसरे से जुड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एटलेंटो एक्सियल जॉइंट बोलते हैं, एटलेंटो एक्सियल जॉइंट बोलते हैं। अब दूसरा जाता है हमारा क्या, थोरैसिक वर्टिब्रा आता है, जो संख्या में 12 बोन्स पाई जाती हैं। और ये जो होती है हमारी सर्वाइकल से मजबूत होती है, सर्वाइकल से मजबूत और सर्वाइकल से लंबी होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारी सर्वाइकल से क्या लंबी भी है, और सर्वाइकल देख सकते हैं थोड़ा पतला दिख रहा है, और लेकिन ये हमारी क्या थोड़ी इससे मजबूत होती है। और इसमें जो T1 से लेके T हमारा 12 तक की जो बोन होती है वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी थोरैसिक वर्टिब्रा कहलाती है, समझिए। और ये जो होता है हमारे मतलब कि थोरैसिक वर्टिब्रा कॉलम जो होता है सर्वाइकल के नीचे और लंबर के क्या होती है ऊपर, हमारी मतलब कि दोनों के बीच में ये हमारा पाया जाता है। अब देखिए बात करते हैं अगला जो आ जाता है लंबर वर्टिब्रा आ जाता है। तो लंबर वर्टिब्रा जो होता है यह हमारा जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन कहलाती है। और ये जो होता है यह हमारे जो थोरैसिक बोन होती है, मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी थोरैसिक बोन होती है और जो हमारी सैक्रम होती है, इन दोनों के बीच हमारा कौन पाया जाता है, हमारी लंबर बोन इस तरीके से पाई जाती है। तो ये आप लिख सकते हैं। और इसमें जो L1 से लेके हमारा L5 तक का जो दिया गया बोन वो हमारा क्या कहलाता है, लंबर बोन कहलाती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। अब देखिए आ जाता है सैक्रम, जो संख्या में हमारी 1 होती है। ये जो होता है हमारा जो पेल्विक रीजन, मतलब कि जो कमर होती है वहाँ पर हमारा पाया जाता है सैक्रम बोन पाई जाती है। और जो फीमेल होती है, फीमेल के अंदर जो सैक्रम बोन होती है वो ज़्यादा चौड़ी होती है और मेल के अंदर कम होती है, आपने देखा भी होगा। और यहाँ पे बात करते हैं तो यह हमारा कहाँ पे पाया जाता है, हमारा नीचे पाया जाता है, मतलब कि जो पेल्विक रीजन होती है, कमर का जो रीजन होता है वहाँ पे हमारा सैक्रम बोन संख्या में 1 पाई जाती है। अब देखिए बात करते हैं कॉक्सिस बोन के बारे में। कॉक्सिस जो बोन होती है, पहले होता था क्या कि हाँ जो इंसान थे उनके क्या होती थी, टेल होती थी, पूंछ होती थी। तो उसी टेल को क्या किया गया, उसी टेल को बोला जाता है कॉक्सिस बोला जाता है। तो उसको हम टेल पूंछ भी मतलब कि टेल बोन भी बोलते हैं। और ये जो होता है हमारा मतलब वर्टिब्रा का सबसे लास्ट वाला सेगमेंट होता है, सबसे लास्ट वाला हमारा हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं हम क्या, कॉक्सिस बोन बोलते हैं। अब देखिए बात करते हैं वर्टिब्रा कॉलम का क्या काम है हमारे बॉडी के अंदर। सबसे पहला काम है कि हमारे पूरे बॉडी का मतलब कि पूरे बॉडी को सपोर्ट देने का काम करता है। और हमारे जो हेड है, हेड हमारा किस पे टिका, हमारा जो वर्टिब्रा कॉलम है इसी पे टिका हुआ, मतलब कि हेड को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, और बॉडी को भी सपोर्ट करने का हमारा काम करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं ब्लड सेल्फ प्रोडक्शन, मतलब कि हमारा जो वर्टिब्रा कॉलम है ये क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसको बनाने का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर हमारी क्या पाई जाती है, बोन मैरो पाई जाती है। और जिसके अंदर बोन मैरो होती है वो हमारा WBC RBC बनाता है। अब देखिए अगला आता है रिस्पायरेशन, मतलब कि जो वर्टिब्रा कॉलम होता है ये इसी से हमारी जो रिस्पायरेटरी मसल्स होती है वो हमारी अटैच होती हैं। और ये क्या करते हैं कि जो रिस्पायरेशन का मैकेनिज्म होता है हमारा, मतलब कि सांस लेने की प्रक्रिया होती है उसमें क्या करता है, हेल्प करता है। अगला दिया गया मूवमेंट में कि जो हमारा वर्टिब्रा कॉलम है इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, आगे की तरफ झुक सकते हैं, पीछे की तरफ जा सकते हैं। तो हमारा हेल्प कौन करता है, हमारा वर्टिब्रा कॉलम ही करता है। ठीक है, और कभी कभी आप देखे होंगे कि जो हमारे सर्कस दिखाने वाले रहते हैं वो क्या करते हैं, पूरा अपना इस तरीके से मोड़ देते हैं। तो किसके वजह से करते हैं, कि हमारे जो वर्टिब्रा कॉलम रहते हैं उसकी वजह से करते हैं। अब देखिए अगला पूछा गया, राइट ए डिटेल नोट्स ऑन द टाइप्स ऑफ जॉइंट, या पूछा जा सकता है कि क्लासीफाई जॉइंट, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल जॉइंट। यहाँ पे क्या करना है, या तो आपको बताना है कि जॉइंट होती क्या है, उसके टाइप्स के बारे में पूछिए, मतलब कि बताइए। या तो पूछा जा सकता है क्लासीफाई जॉइंट होते क्या हैं, और यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि साइनोवियल जॉइंट होते क्या हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको लिखना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं जॉइंट होती क्या है। जॉइंट का मतलब होता है फ्रेंड, जब एक चीज़ें मतलब कि एक बोन दूसरे बोन से जहाँ पे अटैच रहती हैं उसी को बोलते हैं हम जॉइंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बोन्स हमारी ए हो गई, दूसरी बोन्स ए हो गई, तो जहाँ पे एक दूसरे से दोनों जुड़े हैं उसी को क्या बोलते हैं,
जॉइंट बोलते हैं। तो लिखा कि ए प्लेस वेयर द टू आर मोर बोन्स जॉइन, मतलब कि एक ऐसी जगह जहाँ पे दो बोन्स आपस में जुड़ी रहती हैं और इसी को क्या बोलते हैं हम फ्रेंड, जॉइंट बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जॉइंट होती क्या है। तो दो डिफिनेशन मैंने लिख दिया कि कनेक्शन बिटवीन टू बोन्स, मतलब कि दो बोन्स के बीच कनेक्शन को क्या बोलते हैं हम, जॉइंट बोलते हैं। और जब हम क्या करते हैं कि जॉइंट के बारे में स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हम क्या, आर्थ्रोलॉजी बोलते हैं। आर्थ्रोलॉजी को क्या बोलते हैं हम, बोलते हैं क्या, स्टडी ऑफ जॉइंट बोलते हैं। और इसी को बोलते हैं क्या, आर्टिकुलेशन बोलते हैं। ठीक है, आर्टिकुलेशन मतलब इट इज़ आल्सो कॉल्ड आर्टिकुलेशन। जॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, आर्टिकुलेशन भी बोल सकते हैं। और ये 2 नंबर में पूछा गया कि आर्टिकुलेशन होता क्या है। और हमारे बॉडी के अंदर जो होती हैं लगभग 100 टाइप की हमारे बॉडी के अंदर जॉइंट प्रेजेंट होती हैं, जो क्या करती हैं हमारे बॉडी को मतलब कि मूवमेंट कराने में हेल्प करती है। और हमारे बॉडी को क्या करती हैं, एक जगह पे होल्ड रखने का काम हमारा कौन करते हैं, हमारे जॉइंट ही करते हैं। इसी की वजह से हम क्या करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट कर पा रहे हैं, मतलब कि अपने बॉडी को मूवमेंट करवा पा रहे हैं, जहाँ से चाह रहे हैं तहाँ से मोड़ दे रहे हैं, तो इसी जॉइंट की वजह से ही होते हैं। और लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, और 2 नंबर में पूछा जा सकता कि हमारे बॉडी में कौन सी ऐसी बोन्स है जहाँ पे कोई भी जॉइंट्स नहीं होता, तो आप बताएंगे क्या, हाईओइड बोन। हाईओइड बोन जो हमारे यहाँ पे गले पे पाई जाती है, ये हमारी किसी से जुड़ी हुई नहीं होती है। अब देखिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट के बारे में। तो यहाँ पे जो हमारा जॉइंट होता है यह हमारे स्ट्रक्चर के बेसिस पे और फंक्शन के बेसिस पे हमारा क्लासीफाई किया गया है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे, तो हमारा 3 तरीके का होता है। एक हमारा मूवेबल जॉइंट होती है, एक हमारा होता है कार्टिलेजियस जॉइंट होता है, एक हमारा साइनोवियल जॉइंट होता है। अगर फंक्शन के बेसिस पे बताया तो यहाँ पे आता है हमारा साइनोएथ्रोसिस आ जाता है, दूसरा आ जाता है हमारा एपीएथ्रोसिस आ जाता है, और हमारा तीसरा आ जाता है डाईएथ्रोसिस आ जाता है। तो यहाँ पे आपके जो एग्जाम में पूछा गया सिर्फ साइनोवियल जॉइंट के बारे में पूछा गया, तो इसी को आपको डिटेल में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं थोड़ा स्ट्रक्चर के बेसिस पे कौन कौन से जॉइंट होते हैं। तो मैंने पूरे को एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, जितने कोई भी हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो आपको सारी चीज़ें जानने बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं फाइब्रस जॉइंट के बारे में। और फाइब्रस जॉइंट को हम इमूवेबल जॉइंट भी बोलते हैं, मतलब कि एक ऐसी जॉइंट जिसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, फाइब्रस जॉइंट या इमूवेबल जॉइंट बोलते हैं। और इस जॉइंट के बीच कोई भी कैविटी या कोई भी गैप नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि हमारी दांत है, हमारे दांत जहाँ पे जुड़े हैं उसको क्या बोलेंगे, इमूवेबल जॉइंट बोलेंगे, या इसको फाइब्रस जॉइंट बोलेंगे। और दूसरा हो गया हमारे सूचर्स, मतलब कि जो हमारे खपड़ोई होती है, यहाँ पे भी बोन्स एक दूसरे से कनेक्ट होती है और ये मूवमेंट नहीं करती हैं, तो इसको बोलते हैं हम फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो फाइब्रस जॉइंट होते हैं, मतलब कि एक बोन, मान लीजिए कि यहाँ पे एक बोन ए हो गई, दूसरी बोन्स हमारी ए वाली हो गई। अब 2 बोन्स आपस में इस जगह पे जुड़े हैं, तो किसके द्वारा जुड़े हैं, हमारे फाइब्रस जॉइंट। और फाइब्रस जॉइंट किसके थ्रू बनता है, यह हमारा बनता है डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा बनता है। मतलब कि जब डेंस फाइब्रस जो कनेक्टिव टिश्यू आपस में क्या करेंगे, दोनों बोन्स को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया, जैसे हमारे सूचर्स हो गए। सूचर्स मतलब कि जो हमारे खपड़ोई में 2 बोन्स को जोड़ा जा रहा है। गोम्फोसिस का मतलब होता है जो हमारे दांत होते हैं, दांत और मसल्स के बीच, मतलब कि बोन्स के बीच जो जॉइंट है वो हमारा कहलाएगा गोम्फोसिस कहलाता है। अगला पूछा गया, अगला दिया गया है कार्टिलेजियस जॉइंट। कार्टिलेजियस जॉइंट को मूवेबल जॉइंट बोलते हैं। और इनके बीच क्या होती है, कैविटी और गैप प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि ये आसानी से मूव कर सकते हैं। जैसे हमारे रिब्स के बीच क्या हो गया, मूवमेंट, रिब्स के बीच क्या हो गया, हमारा क्या हो गया, कार्टिलेजियस जॉइंट पाया जाता है। हमारे जो वर्टिब्रा कॉलम होते हैं, यहाँ पे जो वर्टिब्रा कॉलम होते हैं, इसके बीच भी क्या होते हैं, हमारे गैप प्रेजेंट होते हैं, और ये हमारे आसानी से मूव कर सकते हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट लिखा है, बोन्स आर कनेक्टेड बाय द कार्टिलेज, मतलब कि 2 बोन्स आपस में एक कार्टिलेज के थ्रू हमारे क्या होते हैं, इस तरीके से जुड़े होते हैं। और एग्जांपल लिखा गया वर्टिब्रा कॉलम, रिब्स, केज, हमारे ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। अब देखिए आगे लिखा गया कि यहाँ पे जो हमारे कार्टिलेजियस जॉइंट होते हैं हमारे 2 तरीके के होते हैं। एक हमारा होता है साइनकोड्रोसिस होता है, दूसरा आता है हमारे सिम्फेसिस आता है। साइनकोड्रोसिस का मतलब होते हैं कि जब हमारे 2 बोन्स आपस में हमारे हाइलाइन कार्टिलेज के थ्रू जुड़े होते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, सिन्कोड्रोसिस बोलते हैं। और हमारे जब 2 बोन्स, ठीक है, जब हमारे 2 बोन्स फाइब्रो कार्टिलेज से जुड़े होते हैं, उसको बोलते हैं हम सिम्फेसिस बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। अब देखिए हमारा जो लास्ट आता है, जो आपके एग्जाम में पूछा गया कि साइनोवियल जॉइंट होते क्या हैं, और ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हर साल पूछे गए हैं। तो हमारे जो साइनोवियल जॉइंट होते हैं, इसमें क्या होते हैं कि 2 जॉइंट, मतलब मान लीजिए एक बोन है, दूसरी बोन से है। अब ये 2 बोन्स आपस में किसके थ्रू जुड़े होते हैं, एक हमारे होता है जिसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं,
इन दोनों जॉइंट के बीच हमारे क्या पाए जाएंगे, इस तरीके से साइनोवियल फ्लूइड पाए जाएंगे और इस साइनोवियल फ्लूइड के द्वारा हमारे दो बोन्स आपस में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं और ये हमारे बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा मूवमेंट करती है, मतलब कि सबसे ज़्यादा क्या करती है, इधर से उधर मूव कर सकती है और इसके बीच हमारे क्या पाए जाते हैं, गैप भी पाए जाते हैं और उसी गैप के अंदर हमारे साइनोवियल फ्लूइड क्या होते हैं, भरे रहते हैं और जिसके वजह से इसके अंदर मूवमेंट ज़्यादा होता है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे कितने 6 प्रकार के होते हैं टोटल। एक हिंज जॉइंट आता है, दूसरा पिवट जॉइंट, तीसरा हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, चौथा आता है सैंडल जॉइंट, अगला आता है प्लेन जॉइंट, फिर आता है कॉन्टिनॉइड जॉइंट आ जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे के डायग्राम बनाए गए हैं, तो सारे के डायग्राम आप बना लीजिएगा। मैं जूम कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है। एक एक करके सभी के बारे में डिटेल में जल्दी जल्दी देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम हिंज जॉइंट। यहाँ पे लिखा गया कि जो हमारे हिंज जॉइंट होते हैं एक तरीके के साइनोवियल जॉइंट होते हैं डेट अलाउ मूवमेंट इन ओनली वन प्लेन लाइक ए डोर हिंज, मतलब कि जो दरवाजे में हिंज लगा रहता है और दरवाजा का जो हिंज रहता है एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से मूव करता है, उसी तरीके से हमारे हिंज जॉइंट होते हैं जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे एक दरवाजे के हिंज की तरह, उसी को बोलते हैं हम हिंज जॉइंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारी जो अंगुली है, अंगुली में हमारा क्या दिख रहा है, दो बोन्स है, ठीक है। एक बोन्स मान लीजिए ए वाली हो गई, दूसरी बोन्स ए वाली हो गई। अब दोनों बोन्स के बीच हमारे क्या साइनोवियल जॉइंट प्रेजेंट है। अब ये क्या कर सकता है, एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से मूव कर सकता है, ना कि इस डायरेक्शन में मूव करेगा और इसी को बोलते हैं हम क्या, हिंज जॉइंट बोलते हैं। अब देखिए अगला आता है पिवट जॉइंट आता है। पिवट जॉइंट जो होता है एक तरीके का क्या होता है, साइनोवियल जॉइंट होता है जो क्या करता है, एक सिंगल एक्सिस पे क्या करता है, रोटेट करता है, एक एक्सिस पे रोटेट करता है, उसको बोलते हैं क्या, पिवट जॉइंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे गर्दन है, गर्दन पे हमारे क्या है, हमारे पिवट जॉइंट पाए जाते हैं। अब ये पिवट जॉइंट की वजह से क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मतलब कि लेफ्ट की साइड और राइट की साइड क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, उसी को बोलते हैं हम पिवट जॉइंट बोलते हैं। अब देखिए अगला हमारा आ जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी एक तरीके का क्या हमारा साइनोवियल जॉइंट होता है। इसमें क्या होती है कि इसमें जो एक बोन्स होती है वो हमारे कप जैसा स्ट्रक्चर उसका होता है, दूसरे बोन का जो स्ट्रक्चर होता है हमारे बॉल जैसा होता है, गोल सा होता है और एक क्या होती है दूसरे बोन में इस तरीके से फिट रहती है और मैक्सिमम क्या कर सकती है, ये हमारा मूवमेंट कर सकती है, कई डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकती है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा शोल्डर है, यहाँ पे हमारा क्या पाया जाता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है और हमारा ये जो मूवमेंट है इसका सभी डायरेक्शन में आसानी से हो सकता है, वो हमारा क्या कहलाता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहलाता है। अब देखिए अगला आ जाता है सैंडल जॉइंट। सैंडल जॉइंट भी क्या होता है, एक तरीके का साइनोवियल जॉइंट होता है डेट अलाउ ए वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट इंक्लूडिंग द बैक एंड फोर्थ अप एंड डाउन, मतलब कि जो हमारा सैंडल जॉइंट होता है इसमें क्या होता है, इसमें भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है और इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, या तो कोई भी चीज़ आगे ऐसे आगे पीछे आसानी से ले जा सकते हैं और दाएं बाएं भी आसानी से ले जा सकते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, सैंडल जॉइंट बोलते हैं। जैसे हमारा हो गया थंब जॉइंट हो गया, मतलब कि अंगूठा हो गया, अंगूठे में मतलब इसको क्या कर सकते हैं, इधर उधर ले जा सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं हम क्या, प्लेन जॉइंट के बारे में। प्लेन जॉइंट भी एक तरीके की साइनोवियल जॉइंट होती है, ठीक है। वेयर टू बोन्स आर द मीट एंड स्लाइड ओवर द अदर, मतलब कि इसमें क्या होती है कि एक बोन दूसरे बोन से अटैच होती है और उन बोन के बीच क्या होते हैं, साइनोवियल फ्लूइड होते हैं और ये क्या करते हैं, आसानी से एक बोन दूसरे बोन्स के ऊपर स्लाइड कर सकती है। जैसे हमारे क्या हो गए, जो हमारे कार्पल्स हो गए, ठीक है। कार्पल्स में मतलब कि यहाँ पे जो कलाई की हड्डी होती है, यहाँ पे क्या होती है, एक बोन दूसरे बोन के ऊपर क्या है, अटैच और इसके अंदर क्या होता है, आसानी से मूव करते हैं, देख सकते हैं मूव कर सकता है। अब देखिए बात कॉन्डिलाइट जॉइंट के बारे में। तो कॉन्डिलाइट जॉइंट जो होती है एक तरीके की साइनोवियल जॉइंट ही होती है और जो ये होती है हमारी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह सेम होती है, लेकिन जो होते हैं हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं वो हमारे पूरे एक्सिस पे रोटेशन करते हैं, पूरे एक्सिस पे रोटेट करते हैं, लेकिन हमारे जो कॉन्डिलाइट जॉइंट होते हैं ये पूरे एक्सिस पे रोटेट नहीं करते हैं और उसी को बोलते हैं कॉन्डिलाइट जॉइंट बोलते हैं। जैसे हमारे हो गए मेटाकार्पल और फैलेंजेस के बीच के जॉइंट, मतलब कि ये हमारे मेटाकार्पल हो गए रेड कलर वाली और हमारे जो फैलेंजेस हो गए इनके बीच जो जॉइंट है ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाता है कॉन्डिलाइट जॉइंट कहलाता है। अब देखिए ये लिखा गया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अभी तो आप स्ट्रक्चर के बेसिस पे जॉइंट के देख रहे थे टाइप, अब यहाँ पे आता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। यहाँ पे आ जाता है पहले साइनोएथ्रोसिस आ जाता है। साइनोएथ्रोसिस एक ऐसे जॉइंट होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, इमूवेबल जॉइंट होते हैं, मतलब कि ये मूवमेंट नहीं करते हैं। जैसे हमारे हो गए क्या, जो हमारे जो खोपड़ी में बोन्स होती है, जो स्केल बोन्स होती है वो एक दूसरे से अटैच रहती हैं और वो क्या करती है, मूवमेंट नहीं करती है, तो वहाँ पे जो जॉइंट होता है वो हमारा कहलाता है साइनोएथ्रोसिस जॉइंट कहलाता है। और ये जो होते हैं फाइब्रस, ये इसको फाइब्रस जॉइंट भी बोलते हैं क्योंकि ये फाइबर्स के द्वारा हमारे क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अब देखिए अगला आ जाता है हमारा
एम्फीएथ्रोसिस आ जाता है। एम्फीएथ्रोसिस मतलब कि ये क्या करते हैं, स्लाइटली मूवमेंट करते हैं, हल्का फुल्का इनके अंदर मूवमेंट होता है और इसमें जो बोन्स होती है ये हमारे एक दूसरे से कार्टिलेज के थ्रू मतलब कि जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है कार्टिलेजियस जॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए जॉइंट हमारे एग्जाम्पल जैसे दिए गए, क्या वर्टिब्रा कॉलम में जॉइंट, पेल्विक में जो जॉइंट पाए जाते हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें आती है। अब देखिए अगला आ जाता है डाईएथ्रोसिस। डाईएथ्रोसिस का मतलब होती है एक ऐसी जॉइंट जो पूरी तरीके से मूव करते हैं, और ये जो होते हैं एक तरीके के साइनोवियल जॉइंट होते हैं, जैसे हमारे नी के हो गए जॉइंट, हमारे शोल्डर के जॉइंट हो गए। देखिए आगे देखते हैं, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सुपर डुपर क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में कई साल पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल के देखेंगे 2017 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चन पेपर को 5 साल के क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है राइट ए डिटेल स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, उस सारे स्टेप्स को लिखने हैं। और ये जब पूछा जाएगा तो 7 नंबर में पूछा जाएगा। और यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा गया, एक्सप्लेन द एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि मसल कॉन्ट्रैक्शन की एनाटॉमी आपको लिखनी है और उसकी फिजियोलॉजी के बारे में लिखना है, और एग्जाम में आएगा 10 नंबर में आएगा, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्केलेटल मसल होती क्या है। तो यहाँ पे लिखा है कि जब हमारी मसल्स हमारे बोन्स के साथ जुड़ती हैं तो हमारा क्या बनाता है, स्केलेटल मसल्स बनाता है। और ये स्केलेटल मसल क्या करती है, हमारे जॉइंट के लिए, हमारे बोन्स के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसको बोलते हैं हम स्केलेटल मसल बोलते हैं। और ये जो हमारी स्केलेटल मसल होती है वो हमारे सिलेंड्रिकल शेप की होती है, और ये हमारी मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होती है और स्ट्रेटेड होती है, और ये जो होती है हमारे मसल्स फाइबर से मिलके हमारा बना हुआ होता है। और अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया कि जो हमारी स्केलेटल मसल होती है एक तरीके की वॉल्यूंटरी इन नेचर में होती है, मतलब कि ये हमारी इच्छा के अनुसार होती है। और इसको कौन कंट्रोल करता है, जो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है इसको कैलकुलेट करने का काम करता है। और जो हमारी पूरी बॉडी होती है, पूरी बॉडी हमारी 40% जो होता है बॉडी स्केलेटल मसल्स की बनी हुई होती है। अब देखिए बात करते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे टर्म आएंगे, मसल आर अटैच टू द बोन्स, मतलब कि जब हमारी बोन्स किसके साथ अटैच रहती है, हमारी मसल्स के साथ अटैच रहती है, इस तरीके से मसल्स के साथ अटैच रहती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं टेंडन बोलते हैं। और 2 नंबर में एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज टेंडन, व्हाट इज लिगामेंट। टेंडन का मतलब होगा जब हमारी मसल्स किससे जुड़ी रहेंगी, मसल्स जुड़ेंगी बोन से जुड़ेंगी तो उसको बोलते हैं हम टेंडन बोलते हैं। और जब हमारी बोन से जुड़ी रहती है उसको क्या बोलते हैं, हम लिगामेंट बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, यहाँ पे लिखा गया हमारा स्केलेटल मसल्स जो होता है ये हमारे कैसे कैसे मतलब कि बने होते हैं, किन किन चीज़ों से मिलके बने होते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा स्केलेटल मसल्स फाइबर आ जाते हैं, दूसरे हमारे कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग आ जाता है, फिर आते हैं ब्लड वेसल्स आ जाते हैं, फिर हमारे क्या ना नर्व फाइबर्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा लिखा गया कि हमारे स्केलेटल मसल्स का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, उसकी एनाटॉमी होती कैसे है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम से समझेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हैं ये हमारी बोन्स है, बोन्स किससे अटैच है, मतलब कि बोन्स से हमारा क्या अटैच है, ये जो हमारी मसल्स दिख रही है ये अटैच है, और इसी को बोलते हैं हम टेंडन बोलते हैं, और यही कहलाता है हमारा स्केलेटल मसल्स कहलाता है। अब देख सकते हैं जो हमारी मसल्स है, मसल्स की जो ऊपर वाली लेयर आपको दिख रही है इस तरीके से, उसको बोलते हैं हम एपीमाइसियम बोलते हैं। अब इस एपीमाइसियम के अंदर वाली जो लेयर आपको दिख रही है इसको बोलते हैं क्या, पेरीमाइसियम बोलते हैं। एपी का मतलब हो गया आउटर, पेरी का मतलब हो गया बीच वाला, ठीक है, पेरीमाइसियम हो गया। अब पेरीमाइसियम के आगे इस तरीके से हमारी यहाँ पे ऐसे होती है ब्लड वेसल्स होती हैं। फिर इसके बाद अगर एक को मैं निकालूँ, ये जो बीच में आपको दिख रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, फेसिकल बोलते हैं। अगर मैं एक फेसिकल को इस तरीके से निकालूँ, इसको निकालूँ तो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, फेसिकल बोलते हैं। और इसमें जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर आपको दिख रही है इसको बोलते हैं हम क्या, एंडोमाइसियम बोलते हैं। मतलब कि सबसे मान लीजिए ये स्केलेटल मसल है, इस स्केलेटल मसल की जो सबसे आउटर वाली लेयर है, मान लीजिए कि ये स्केलेटल मसल है, इसके सबसे आउटर की लेयर क्या हो गई हमारी, एपीमाइसियम। बीच वाली लेयर क्या हो गई हमारी, क्या, पेरीमाइसियम। और जो सबसे अंदर वाली लेयर मतलब कि ये वाली लेयर हो गई, इसको क्या कहते हैं हम, एंडोमाइसियम कहते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे
अगर मैं एक यहाँ पे जो हमारी है बनी हुई जिसको बोलते हैं मसल्स फाइबर, मतलब कि जो हमारा एपीमाइसियम के नीचे इस तरीके से आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं, इसको इस बंडल को हम क्या बोलते हैं, मसल फाइबर बोलते हैं। अगर एक मसल फाइबर को मैं इस तरीके से निकाल लेता हूँ तो इसके मतलब कि इसको इस तरीके से दिखाई देगा, और इसके जो ऊपर वाली लेयर होती है इसको बोलते हैं हम सार्कोलेमा बोलते हैं। और सार्कोलेमा के अंदर जो आपको दिख रही है इस तरीके से बंडल बंडल दिख रही है, और इसको बोलते हैं क्या, माइक्रोफिलामेंट बोलते हैं। और ये माइक्रोफिलामेंट हमारे दो तरीके की प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन बोलते हैं। और इसी के अंदर क्या होती है, हमारी जो मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं। देख लीजिए, मैंने ऊपर बताया कि जो हमारा स्केलेटन मसल होता है वो हमारे कितने 4 पार्ट्स इसमें होते हैं। एक हमारा पहला आता क्या है, स्केलेटन मसल फाइबर आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्केलेटन मसल फाइबर के बारे में। तो हमारे जो स्केलेटन मसल फाइबर होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे जो स्केलेटन मसल्स होती है उसको स्ट्रक्चर देने का काम करता है, इसलिए इसको बोला जाता है क्या, स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। और ये जो होता है एक तरीके के लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल होती है, जो हमारे इसके अंदर जो होते हैं हमारे 100 न्यूक्लियाई, मतलब कि 100 न्यूक्लियस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे जो स्केलेटन मसल्स होती है इसके जो ऊपर वाली सबसे लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम बोलते हैं, एपीमाइसियम बोलते हैं, सॉरी एपीमाइसियम बोलते हैं, क्योंकि एपी का मतलब होता है ऊपरी, माइसियम का मतलब हो गया मसल्स फाइबर। तो मसल्स फाइबर के सबसे ऊपर वाली जो लेयर होगी उसको बोलेंगे क्या, हम एपीमाइसियम बोलेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख सकते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारे मसल्स फाइबर है। तो मसल्स फाइबर के सबसे ऊपर वाली जो लेयर एक काट करके दिखाया गया है इसको बोलते हैं क्या, एपीमाइसियम बोलते हैं। अब देखिए दूसरा आ जाता है हमारा पेरीमाइसियम बोलते हैं। पेरीमाइसियम का मतलब होता है एपीमाइसियम के नीचे वाली जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, हम पेरीमाइसियम बोलते हैं। और ये क्या करता है, जो हमारे फेसिकल होते हैं जिसको हम बोलते हैं कि बंडल्स बोलते हैं, मतलब कि मसल्स फाइबर बंडल बोलते हैं, उस बंडल को कवर करके हमारा कौन रखता है, पेरीमाइसियम रखता है। तो यहाँ पे डायग्राम से आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो एपीमाइसियम है, एपीमाइसियम के नीचे क्या हमारी जो लेयर इस तरीके से, इसको बोलते हैं क्या, पेरीमाइसियम। अब पेरीमाइसियम क्या करता है, जो हमारे फेसिकल के बंडल होते हैं इस तरीके से पतले पतले बंडल्स होते हैं, जो यहाँ पे एक निकाल करके दिखाया गया है जिसको हम बोलते हैं फेसिकल बोलते हैं। तो इस फेसिकल को कवर रखने का काम कौन करता है, हमारा जो पेरीमाइसियम होती है, पेरीमाइसियम लेयर हमारा कवर करने का काम करती है। अब देखिए थर्ड हमारा लेयर आ जाता है क्या, एंडोमाइसियम, मतलब होता है सबसे अंदर वाला। माइसियम का मतलब हो गया मसल्स की जो लेयर होती है, मतलब कि मसल्स की सबसे लास्ट वाली लेयर को क्या बोलेंगे, मतलब कि जो तीसरी लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोमाइसियम बोलते हैं। ये क्या करती है, किसी इंडिविजुअल मसल्स को कवर करने का काम करती है। यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम से आपको समझा देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैंने बोल दिया फेसिकल है, ये फेसिकल के ऊपर वाली जो लेयर है इसको बोलते हैं क्या, एंडोमाइसियम बोलते हैं। अब ये एंडोमाइसियम क्या करती है, अलग अलग मसल्स फाइबर इसके अंदर पाए जाते हैं, इंडिविजुअल अलग अलग हमारे मसल्स फाइबर होते हैं। यहाँ पे देख सकते थे एक ही में कई सारे होते थे, लेकिन यहाँ पे क्या, सभी इंडिविजुअल अलग अलग हमारे मसल्स फाइबर होते हैं। तो इस मसल्स फाइबर को कवर करने का काम हमारा कौन करता है, एंडोमाइसियम करता है। समझ गए यहाँ तक की चीज़ें। अब देखिए इसके बाद हमारा आ जाता है सार्कोलेमा आ जाता है। सार्कोलेमा जो होता है एक तरीके का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो क्या करते हैं, हमारे जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं उसको कवर करने का काम करते हैं। यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखा देते हैं। जो हमारा सार्कोलेमा है इस तरीके से हमारा जो सार्कोलेमा है ये क्या करता है, जो हमारे मायोफाइब्रिल, मतलब कि इसके अंदर जो बंडल्स होते हैं, ठीक है, मसल्स फाइबर होते हैं, उसको बोलते हैं मायोफाइब्रिल बोलते हैं। उस मायोफाइब्रिल को ढकने का काम हमारा कौन करता है, सार्कोलेमा कवर करने का काम करता है। अब इसके बाद देखिए हमारा आ जाता है मायोफाइब्रिल्स आ जाता है। अब जो हमारे मायोफाइब्रिल्स होते हैं एक तरीके का लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, ये हमारे जो फाइबर्स के बने होते हैं, और इसी के अंदर हमारे पाए जाते हैं दो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाए जाते हैं जिसका नाम होता है एक्टिन और मायोसिन होता है। और इन्हीं के वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की प्रोसेस हमारी होती है। अब देखिए अगला आ जाता है, यहाँ पे मैं डायग्राम भी उसका दिखा देता हूँ आपको ऊपर चल के। यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा मायोफाइब्रिल्स होता है, मायोफाइब्रिल के अंदर हमारे पाए जाते हैं दो मायोफिलामेंट पाए जाते हैं जिसका नाम होता है हमारा एक्टिन और मायोसिन होता है। और इसी के वजह से क्या होते हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है। अब देखिए यहाँ पे आता है हमारे सार्कोप्लाज्म आ जाता है। सार्कोप्लाज्म का मतलब
होता है कि साइटोप्लाज्म ऑफ मायोफाइब्रिल्स एंड मसल्स फाइबर, मतलब कि जो मसल्स फाइबर होते हैं और जो हमारे मायोफाइब्रिल्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। अब देखिए अगला आ जाता है थिन फिलामेंट आता है। थिन फिलामेंट का मतलब होता है जो हमारे एक्टिन प्रोटीन होती है, ये हमारे क्या होती हैं कि ये 5 नैनोमीटर डायामीटर की जो फाइबर्स होते हैं इससे हमारी बनी हुई होती है, जिसको हम बोलते हैं थिन फिलामेंट बोलते हैं। तो आप सिंपल तरीके से बताएंगे जो हमारे थिन फिलामेंट होती है ये हमारे एक्टिन प्रोटीन से बनी होती है, और जो हमारे थिक फिलामेंट होते हैं यह हमारे जो होते हैं मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और जिसका डायामीटर होता है 15 नैनोमीटर हमारा इसका डायामीटर होता है। अब देख लीजिए मैंने सारा चीज़ें यहाँ पे बता दी हैं। जैसे हमारे स्केलेटल मसल हो गए, स्केलेटल मसल के बाद क्या होता है, हमारे मसल्स फाइब्रिल्स होते हैं, फिर इसके बाद हमारे मसल्स फाइबर होते हैं, मायोफाइब्रिल्स होते हैं, सार्कोलेमा होता है, माइक्रोफिलामेंट होते हैं, थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट होते हैं, फिर एक्टिन होता है और मायोसिन होता है, और इसी की वजह से क्या होता है, हमारे कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होती है। आप स्ट्रक्चर में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। अब देखिए आपने अभी तक एनाटॉमी देखा, अब बात करेंगे फिजियोलॉजी के बारे में, मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर जो है मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको ध्यान देने, एक होता है हमारा थिन फिलामेंट होता है जिसको एक्टिन बोलते हैं, थिक फिलामेंट प्रोटीन होता है जिसको मायोसिन बोलते हैं, और एक आपको ध्यान देना कैल्शियम आयन के बारे में, जो क्या करेगा, जो कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस के लिए हमारा बहुत ही ज़रूरी होता है। एक होता है हमारा एनर्जी, और जिसके एनर्जी की वजह से क्या होता है कि हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे फिजियोलॉजी के बारे में, मतलब कि हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे है इसके बारे में देखेंगे। देख लीजिए यहाँ पे बात करने वाले कौन कौन से होते हैं जिसके वजह से हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है। सबसे पहला हमारा स्टेप आता है, हम नर्व इम्पल्सेस आते हैं। तो इसमें लिखा गया ए स्टिमुलस फॉर द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज जनरेटेड इन सीएनएस एंड सेंड सिग्नल थ्रू मोटर न्यूरॉन्स। मतलब कि सबसे पहले क्या होता है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो हमारा स्टिमुलस है ये हमारे सबसे पहले कहाँ से जनरेट होता है, हमारा जो सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, और किसके थ्रू होता है, जो हमारे मोटर न्यूरॉन्स होते हैं इसके थ्रू हमारा जनरेट होता है। फिर क्या होता है कि हमारी जो नर्व सेल होती है ये क्या करती है, अपने अंदर से न्यूरोट्रांसमीटर निकालती हैं, और उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम होता है एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। और एक कहाँ पे करता है, जो हमारे साइनेप्टिक क्लेफ्ट होते हैं, मतलब कि जहाँ पे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है इसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। यहाँ पे जैसे ही हमारे पहले सीएनएस क्या करेगा, मतलब कि स्टिमुलेशन भेजेगा, किसके द्वारा, हमारे जो मोटर न्यूरॉन्स रहेंगे उसके थ्रू, तुरंत हमारा जो ये नर्व है ये क्या करेगी, यहाँ पे निकालेगी एसिटाइल कोलिन, यहाँ पे निकालेंगे, जो हमारा साइनेप्टिक क्लेफ्ट रहेगा वहाँ पे निकालेंगे। अब देखिए क्या होता है कि कैल्शियम रिलीज, मतलब कि पहला स्टेप क्या होगा, इम्पल्स जनरेशन। इम्पल्स जनरेशन कौन किया, हमारा जो सीएनएस है इसके थ्रू हुआ। तो मोटर न्यूरॉन्स हमारा क्या की, मतलब कि सिग्नल भेजी, तो हमारी जो नर्व सेल है इसने क्या निकाला, न्यूरोट्रांसमीटर निकाला। उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम होता है एसिटाइल कोलिन, और वो न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ निकलता है, हमारे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में निकलता है। ठीक है, अभी डायग्राम से भी बताएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, दूसरा स्टेप हमारा क्या आ जाता है, कैल्शियम रिलीज। जैसे ही हमारा एसिटाइल कोलिन बाइंड करता है हमारे रिसेप्टर, मतलब कि मसल्स फाइबर से बाइंड करेगा, तुरंत हमारा क्या होगा कि एंड कॉजिंग कैल्शियम आयन टू बी रिलीज, मतलब कि कैल्शियम आयन हमारे रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। कहाँ से, हमारे जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वहाँ से रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। और हमारा क्या होगा, अगला स्टेप स्टार्ट हो जाएगा क्या, एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन। मतलब कि जैसे ही हमारा जो कैल्शियम आयन है ये हमारे बाइंड करेंगे ट्रोपोनिन सी से, मतलब कि जो हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसी के ऊपर होता है हमारा क्या, ट्रोपोनिन सी होता है, उसी से जाके बाइंड करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक क्रॉस ब्रिज बनेगा, इस तरीके से क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। और क्या होगा, इसके बाद हमारा कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन कब होगा कि जब हमारा एक्टिन मायोसिन एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, स्लाइड करना स्टार्ट कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और अगर इसको रिलैक्सेशन में बदलना तो हमारे जो कैल्शियम आयन अगर इसी को हम बैक कर देते हैं कहाँ पे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा रिलैक्सेशन की प्रोसेस हो जाएगी स्टार्ट। अब देख लीजिए मैं डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने क्या किया, सबसे पहले स्टिमुलस भेजा किसके थ्रू, जो हमारे मोटर न्यूरॉन के थ्रू भेजा हमारे मसल्स के पास। जैसे ही भेजेगा तो हमारी जो नर्व होती हैं ये क्या करेंगी, अपने अंदर से निकालती हैं, क्या निकालेंगी, एसिटाइल कोलिन को रिलीज करेंगी। अब एसिटाइल कोलिन कहाँ पे निकलता है, जो हमारे साइनेप्टिक क्लेफ्ट होते हैं, मतलब कि एक न्यूरॉन ए हो गई, दूसरी न्यूरॉन ए हो गई, ठीक है।
तो दूसरी वाली न्यूरॉन क्या कर रही है, यहाँ पे जो बीच का जो गैप है यहाँ पे क्या करेगी, एसिटाइलकोलिन को रिलीज करेगी। अब जैसे एसिटाइलकोलिन को रिलीज करती है, अब एसिटाइलकोलिन क्या करता है, रिसेप्टर जाके बाइंड करेगा। जैसे ही बाइंड करेगा तो यहाँ से कैल्शियम रिलीज होगा। एक कैल्शियम क्या करेगा, अब जाके ट्रोपोनिन सी से बाइंड करेगा, यहाँ पे होता है ट्रोपोनिन सी। इस ट्रोपोनिन सी से बाइंड करेगा तो एक क्रॉस ब्रिज बनेगा। अब जैसे यहाँ पे क्रॉस ब्रिज बनता है, फिर क्या होता है कि यहाँ पे हमारे जो एक्टिन माइसिन है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना स्टार्ट कर देंगे, तो तुरंत क्या होने लगा, हमारे मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर इसी को रिलैक्सेशन में बदलना, तो जो हमारा कैल्शियम आयन है इसी को क्या करेंगे, वापस ले लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो रिलैक्सेशन में बदल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब देख लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने ऊपर ही बताया कि ओस्टियोब्लास्ट ओस्टियोक्लास्ट दोनों में डिफरेंस आते हैं। तो ओस्टियोब्लास्ट का मतलब होता है कि जो बोन्स को बनाएं, ऐसी सेल जो बोन्स को बनाएं उसको बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट बोलते हैं। और ओस्टियोक्लास्ट उसको बोलते हैं जो बोन को ब्रेक करती हैं, बोन को तोड़ती हैं, उसको बोलते हैं ओस्टियोक्लास्ट बोलते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, स्किन के मेन फंक्शन के बारे में बताइए। 2 फंक्शन, सबसे पहला काम है प्रोडक्शन करना, मतलब कि हमारे बॉडी को सुरक्षा देने का काम करती है। दूसरा, हमारे बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट रहते हैं या ड्रग्स रहते हैं उसके एब्जॉर्प्शन के लिए हमारा स्किन रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे बॉडी के जो टेम्परेचर होता है उसको भी रेगुलेट करता है, सिक्रेशन भी करता है पसीने का, और क्या करता है कि हमारा जो सेंसेशन है उसके लिए भी स्किन हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, 3-4 बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया कि हमारे कान के अंदर कितनी बोन्स होती, तो आप बताएंगे 3, एक स्टैपिज, एक इनकस, एक मेलियस, हमारी 3 बोन होती हैं। और अगर पूछता है कि सबसे छोटी बोन्स का नाम बताइए, तो आप लिखेंगे स्टैपिज लिख देंगे। अब देख लीजिए बात करते हैं, अगला पूछा गया कि जो हमारे मूवमेंट के बेसिस पे लिखा, व्हाट आर द टाइप ऑफ जॉइंट इन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट के बेसिस पे जॉइंट कितने टाइप के होते हैं, तो आप लिख देंगे इन सभी का नाम, हिंज जॉइंट, पिवोट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सैंडल जॉइंट, प्लेन जॉइंट और कॉन्ड्राइट जॉइंट का नाम लिख देंगे। अब देख लीजिए अगला पूछा गया कि सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है हमारे बॉडी के अंदर, मैंने ऊपर ही बताया कौन सी होती है, स्टैपिज होती है जो हमारे कान के अंदर प्रेजेंट होती है। अगला पूछा गया व्हाट इज लिगामेंट, लिगामेंट का मतलब होता क्या है, जब हमारे कोई भी मॉलिक्यूल्स हमारे जाकर रिसेप्टर से बाइंड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, उस मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, समझ गए, मतलब कि जिस रिसेप्टर, मान लीजिए रिसेप्टर है, ये कोई मॉलिक्यूल्स है, अब ये रिसेप्टर से जाके बाइंड कर रहा, तो ये हमारा जो बाइंड कर रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, लिगेंड बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे हम, एक्टिव साइड मतलब कि रिसेप्टर बोलते हैं। अब देख लीजिए आगे पूछा गया कि यहाँ पे बताइए कि अपेंडिकुलर और एक्सियल स्केलेटन में क्या डिफरेंस है। ये पूछा जाता है कि एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या डिफरेंस है, तो आप बता देंगे कि जो हमारे बॉडी का सेंट्रल एक्सिस होता है उसको बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन, जिसमें हमारी टोटल 80 बोन्स होती है, और अपेंडिकुलर उसको बोलते हैं जो हमारे एक्सियल से अटैच रहते हैं, सब सारे पार्ट अटैच रहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसमें हमारी होती है 126 बोन्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख करके लिख सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप चाहते हैं तीसरे यूनिट का मैं वीडियो जल्द से लाऊं तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।